हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हेड्स ऑफ जेके में। मैं दीपांशु। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि दरोगा की 1799 की पोस्ट जारी कर दी गई है और जिसके रिगार्डिंग ये जो आप बुक देख रहे हैं ये ज्ञान बिंदु की थर्ड एडिशन क्वेश्चन बैंक है। थर्ड एडिशन क्वेश्चन बैंक है। इसमें टोटल 25 सेट दिया गया है प्रीवियस ईयर, वो भी फुल एनालिसिस के साथ दिया है। तो आज हम इसका सेट नंबर 20 देखेंगे। यहाँ गलती से 19 लिखा गया था इसलिए काटते हैं इसको। ये सेट नंबर 20 है। आज सेट नंबर 1 से लेकर 19 तक मैंने फुल एनालिसिस क्लास करवा दिया है और वो भी एक सेपरेट प्लेलिस्ट में डाल दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो वो एक बार ज़रूर देख लें, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगी क्योंकि वहाँ से जो हूबहू क्वेश्चन आने की संभावना है। एग्जाम में 60 से 70% क्वेश्चन आपको इसी बुक से आने की संभावना है, क्योंकि इसका जो एक्सप्लेनेशन है, क्वेश्चन है, वो बहुत ही ऑथेंटिक दिया गया है और विस्तार पूर्वक इसका विश्लेषण भी किया गया है। तो आज सेट नंबर 20 देखेंगे। ये जो आप देख रहे हैं उत्पाद दरोगा उत्पाद अवर निरीक्षक प्रारंभिक परीक्षा का हल प्रश्न पत्र है। परीक्षा तिथि 9/6/2019 को हुई थी। एक सेपरेट प्लेलिस्ट में है। आप एक तरह से इसको जो है ना रिवीजन के तौर पे ले सकते हैं और कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन का रिवीजन करना एग्जाम के समय में ज़्यादा अच्छा होता है। और मैं बता दूं कि प्रैक्टिस सेट भी रुक्मणी की वॉल्यूम 2 आज से स्टार्ट है। अगर अभी तक आपने वो नहीं बनाया तो जरूर बना ले, और उसका भी फुल एनालिसिस के साथ हो रहा है। स्टार्टिंग के 20 मिनट में मैं आपको क्या करता हूँ तो आंसर बताता हूँ और फिर उसके बाद उसका जो सेट के पीछे जो एक्सप्लेनेशन दिया रहता है वो भी मैं करवा रहा हूँ। इसमें क्या है कि लमसम में आपका जो है वीडियो का लेंथ जो है लमसम में 2 घंटे या 2 से 2.5 घंटे के बीच सेट 1 का आज हुआ है, क्योंकि उसका जो एक्सप्लेनेशन पढ़ने में समय तो लगेगा ही। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। सेट नंबर 20 ज्ञान बिंदु थर्ड एडिशन क्वेश्चन बैंक। पहला है, जास्कर हिमालय निम्न में किस हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? जास्कर हिमालय जो इनमें से किस हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए हो जाएगा ट्रांस हिमालय। क्या होगा? ट्रांस हिमालय। जास्कर हिमालय ट्रांस हिमालय के श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कैलाश, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर आदि पर्वत श्रेणियाँ आती है। ऑप्शन ए देखते हैं कि काराकोरम श्रेणी क्या है। काराकोरम श्रेणी, इसे कृष्णगिरी या उच्च एशिया का रीढ़ भी कहा जाता है। कृष्णगिरी या उच्च एशिया का रीढ़ भी कहा जाता है। काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन है। गॉडविन ऑस्टिन यानी K2 8611 मीटर। इस श्रेणी में सियाचिन, वियाफो, बाल्टोरा, हिस पर प्रमुख ग्लेशियर स्थित हैं। आगे है कि लद्दाख श्रेणी की अगर बात करें, यह काराकोरम के दक्षिण में स्थित है। यह काराकोरम के दक्षिण में स्थित है। इसके पूर्व भाग में कैलाश पर्वत, तिब्बत चीन अवस्थित है। तिब्बत चीन अवस्थित है। विश्व की सबसे बड़ी ढाल वाली चोटी क्या है? राकापोसी है। विश्व की सबसे खड़ी ढाल वाली चोटी कौन है? राकापोसी इस श्रेणी के सर्वोच्च चोटी है। इस श्रेणी की यह क्या है? तो सर्वोच्च चोटी है। जास्कर की बात करें तो जास्कर यह लद्दाख के दक्षिण में स्थित है। लद्दाख के यह दक्षिण में स्थित है। इसका विस्तार जम्मू कश्मीर एवं उत्तराखंड राज्यों में है। इसका विस्तार आपको जम्मू कश्मीर एवं उत्तराखंड राज्यों में है जास्कर का। नंगा पर्वत जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8126 मीटर। इस श्रेणी के सबसे ऊंची चोटी है किसकी? जास्कर की, याद रखिएगा। उसके बाद आपको ट्रांस हिमालय। पहला है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय मूलतः यूरेशियन प्लेट का एक खंड है। इसे तिब्बती हिमालय या टेथिस हिमालय की भी संज्ञा प्रदान की गई है। तिब्बती हिमालय या टेथिस हिमालय की संज्ञा प्रदान की गई है। पश्चिम में यह श्रेणी पामीर की गांठ से मिल जाती है। इसका मुख्य विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य में हिमालय के उत्तर में है। ट्रांस हिमालय से सतलज, सिंधु व ब्रह्मपुत्र, सांगपो जैसी पूर्ववर्ती नदियों का जन्म देती है। आगे है ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से सचर जोन या हिंज जोन लाइन द्वारा अलग होती है। ट्रांस हिमालय जो आपको बृहद हिमालय से सचर जोन या हिंज जोन लाइन से द्वारा अलग होती है। शिवालिक हिमालय के बारे में पढ़े तो इसका अन्य नाम क्या है? तो बाह्य उप हिमालय है। बाह्य उप हिमालय है किसका? शिवालिक हिमालय का। यह हिमालय के सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है। इस हिमालय के सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है। इसको जम्मू पहाड़ियाँ तथा अरुणाचल में डाफला, मिस्पी, मिरी और अबोर पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं बृहद हिमालय। बृहद हिमालय के बारे में देखें, इसका अन्य नाम सर्वोच्च हिमालय या हिमाद्री है। किसका? बृहद हिमालय का नाम क्या है? हिमाद्री भी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में है, इसी पर्वत की श्रेणी में स्थित है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8848.86 मीटर। आगे है लघु हिमालय। लघु हिमालय, इसका अन्य नाम क्या है? तो मध्य हिमालय। लघु हिमालय का नाम क्या है? तो मध्य हिमालय। इसके अंतर्गत पीर पंजाल, धौलाधार, नाग टिब्बा, महाभारत श्रेणी आते हैं। महाभारत श्रेणी आते हैं। आगे दूसरा, गर्भ में पल रहे बच्चे को पोषण निम्न में से किस माध्यम से प्राप्त होता है? तो ऑप्शन ही हो जाएगा प्लेसेंटा। क्या होगा? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के बारे में देखते हैं। प्लेसेंटा यानी गर्भनाल। प्लेसेंटा गर्भनाल माता के गर्भ में होता है, जो शिशु के नाभि से जुड़ा होता है। जो शिशु के नाभि से जुड़ा होता है।
इसी के माध्यम से गर्भ में पल रहे बच्चे को पोषक तत्व प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? तो पोषक तत्व प्राप्त होता है। भ्रूण के अंतरोपण के पश्चात पोषकोरक पर अंगुली जैसी संरचनाएं उभरती है। अंगुली जैसी संरचनाएं उभरती है जिन्हें जरायु अंकुरक या कोरोनिक विलाई कहते हैं। ये जरायु अंकुरक गर्भाशयी ऊतक और मातृ रक्त से आच्छादित होते हैं। मातृ रक्त से आच्छादित होते हैं। जरायु अंकुरक और गर्भाशयी ऊतक एक दूसरे के साथ इंटरडिजिटेटेड हो जाते हैं तथा संयुक्त रूप से परिवर्धनशील भ्रूण और मातृ शरीर के साथ एक संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को गठित करते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? अप्रा प्लेसेंटा कहते हैं। अप्रा प्लेसेंटा कहते हैं। आगे है कि प्लेसेंटा जो है, प्लेसेंटा भ्रूण को ऑक्सीजन तथा पोषण की आपूर्ति एवं CO2 तथा भ्रूण द्वारा उत्पन्न उत्सर्जी अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करता है। यह प्लेसेंटा एक नाभि रज्जु यानी अम्बिलिकल कॉर्ड द्वारा भ्रूण से जुड़ा होता है, जो भ्रूण तक सभी आवश्यक पदार्थों को अंदर लाने तथा बाहर ले जाने के कार्य में मदद करता है। प्लेसेंटा अंतःस्रावी ऊतक का भी कार्य करता है। प्लेसेंटा आपको अंतःस्रावी ऊतक का भी कार्य करता है और अनेकों हार्मोन जैसे कि मानव जरायु गोनेड्रोट्रोपिन, मानव अपरा लैक्टोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन आदि उत्पादित करता है। तीसरा है हेपेटाइटिस बी को भारत सरकार किस वर्ष तक उन्मूलन का लक्ष्य रखा है? हेपेटाइटिस बी को जब भारत सरकार किस वर्ष तक उन्मूलन का लक्ष्य रखा है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 2030 ईस्वी तक। 2030 ईस्वी तक हेपेटाइटिस बी को भारत सरकार ने वर्ष 2030 ईस्वी तक जो है उन्मूलन का लक्ष्य रखा है, यानी निपटाने का। कालाजार खत्म करने का लक्ष्य 2023 है। टीबी खत्म करने का लक्ष्य 2025, एड्स खत्म करने का लक्ष्य 2030, मलेरिया खत्म करने का लक्ष्य कितना है? तो वो भी 2030 ही है। ठीक है, आगे देखते हैं। 4 नंबर, अगरिया सीप सर्वप्रथम किन 2 शहर के बीच चली है? अगरिया सीप जो है सर्वप्रथम किन 2 शहरों के बीच चली है? ऑप्शन सी हो जाएगा मुंबई से गोवा। अगरिया सीप सर्वप्रथम मुंबई से गोवा के बीच चली थी। यह भारत का पहला लग्जरी क्रूज जहाज है। यह भारत का पहला क्या था? लग्जरी क्रूज जहाज है। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? पूर्ण स्वराज का लक्ष्य तो ऑप्शन सी हो जाएगा लाहौर के 1929 में। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में दिसंबर 1929 में हुए लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। 31 दिसंबर 1929 का रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू द्वारा झंडा फहराया गया था। 1896 का कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार वंदे भारत गाया गया। अध्यक्ष कौन थे? तो रहीमतुल्लाह सयानी थे। 1924 का बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने ही किया था। 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता। 1912 का बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता जो है R.N. माधोलकर ने किया था। ये बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन था। ये जो है बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन था। 6 नंबर है कि IBSAMAR युद्धाभ्यास IB समर बोल सकते हैं इसको। IB समर युद्धाभ्यास का संबंध निम्न में से किस देश से नहीं है? पूछा नहीं है। ऑप्शन डी हो जाएगा म्यांमार से नहीं है, लेकिन भारत, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील से है। IB समर युद्धाभ्यास का संबंध म्यांमार से नहीं है। IB समर युद्धाभ्यास दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और भारत के बीच एक संयुक्त समुद्री अभ्यास है। इस नौसैनिक अभ्यास का उद्घाटन संस्करण 2008 में लोकतांत्रिक मूल्यों, आर्थिक हितों और समुद्री सहयोग को अभिसरण करने के लिए आयोजित किया गया था। IB समर 7 2022 युद्धाभ्यास दक्षिण अफ्रीका में 10 से 12 अक्टूबर को संपन्न हुआ था। निम्न से कौन ईंधन वायु ईंधन का उदाहरण नहीं है? वायु ईंधन का उदाहरण नहीं है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा। नाभिकीय ऊर्जा वायु ईंधन का उदाहरण नहीं है। नाभिकीय ऊर्जा। वायु ईंधन की बात करें, फसलों, पेड़ों, गोबर आदि में निहित ऊर्जा को जैव ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, इनका प्रयोग करके ऊष्मा, विद्युत या गतिज ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। इनका प्रयोग करके जो है ऊष्मा, विद्युत या गतिज ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। धरातल पर विद्यमान संपूर्ण वनस्पति और जंतु पदार्थों क्या कहते हैं? तो बायोमास कहते हैं। 8 हैवलॉक द्वीप का नाम परिवर्तन कर क्या रखा गया? हैवलॉक द्वीप का नाम परिवर्तन क्या रखा गया? स्वराज द्वीप रखा गया। हैवलॉक द्वीप का नाम परिवर्तन कर स्वराज द्वीप रखा गया है। हैवलॉक द्वीप का नाम परिवर्तन कर स्वराज द्वीप रखा गया है। केंद्र सरकार ने अंडमान निकोबार के 3 द्वीपों का नाम बदल दिया है। केंद्र सरकार ने
परिवर्तित नाम इस प्रकार है। हैवलक द्वीप का नाम बदल के स्वराज द्वीप रखा गया है। नील द्वीप का नाम बदलकर शहीद द्वीप रखा गया, शहीद द्वीप रखा गया है। और रॉस द्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया है। आगे, जनवरी 2023 में केंद्र सरकार ने अंडमान एवं निकोबार द्वीप के 21 द्वीपों, 16 उत्तर और मध्य अंडमान जिले में स्थित 5 द्वीप दक्षिण अंडमान में स्थित का नाम बदलकर परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा है, जो निम्न है। यानी क्या किया गया वहाँ पे, तो वहाँ के नाम बदल करके ऐसे व्यक्तियों के नाम पर रखा गया जिनको परमवीर चक्र मिला है। परमवीर चक्र विजेता और द्वीपों के पुराने नाम और नया नाम। ठीक है, तो देखते हैं। अपाला के मेजर सोमनाथ शर्मा प्रथम परमवीर चक्र विजेता है। आपको मेजर सोमनाथ शर्मा जो कि प्रथम परमवीर चक्र विजेता है, ये तो याद रखिएगा कम से कम फर्स्ट में। तो इनका जो नाम मतलब नया नाम रखा गया है वहाँ के, तो सोमनाथ द्वीप रखा गया। इससे पहले सोमनाथ द्वीप का नाम क्या था, तो INAN 370। दूसरा है मेजर राम राघोबा राणे, मेजर राम राघोबा राणे। इस द्वीप का जो नया नाम है रानी द्वीप है, और पहले नाम क्या था, तो INAN 474। ठीक है, INAN सब में है। कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह, कंपनी हवलदार थे मेजर पीरू सिंह। इनके द्वीप का नाम रखा गया घन सिंह द्वीप, घन सिंह द्वीप। और इनका जो पहले नाम था इस द्वीप का पुराना नाम इंडियन बोल सकते हैं 646। लेफ्टी कर्नल धन सिंह थापा। ठीक है, धन सिंह थापा। यहाँ पे इन दोनों को लग रहा है मिक्स करके एक ही दिया गया। हाँ यही है, लेफ्टिनेंट कर्नल धन सिंह थापा, धन सिंह थापा। इंडियन 646 धन सिंह द्वीप हो गया आपका। पांचवा है मेजर शैतान सिंह, मेजर शैतान सिंह। इस द्वीप का नाम रखा गया शैतान सिंह द्वीप, और इसका पहले जो नाम था इंडियन 255 नाम था। ठीक है, उसके बाद लेफ्टी कर्नल AB आरदेशिर बरजारी तारापुर। इस द्वीप का जो पुराना नाम था तो इंडियन 565, और इसका नया नाम है तारापुर द्वीप, तारापुर द्वीप नाम पे ही रखा गया है। मेजर होशियार सिंह के नाम पे जो द्वीप का नाम रखा गया है आपको होशियार द्वीप रखा गया, और इसका जो पहले नाम था इंडियन 287। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत शेखो, फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत शेखो। इनके नाम पे जो द्वीप का नाम रखा गया शेखो द्वीप। इस द्वीप का पुराना नाम था इंडियन 377। नायब सूबेदार बाना सिंह। इनके जो नाम पे द्वीप का नाम रखा गया बाना द्वीप, और इनके द्वीप का पुराना नाम क्या था, तो इंडियन 293। कैप्टन मनोज कुमार पांडे। इनके नाम पे जो द्वीप का नाम रखा गया मनोज पांडे द्वीप, और इनके जो पुराने नाम है इंडियन 306। सूबेदार मेजर रिटायर्ड ऑनरेरी कैप्टन। इनके द्वीप का नाम रखा गया, इनके नामों पे योगेंद्र द्वीप। और इस द्वीप का पुराना नाम क्या है, तो इंडियन 193। उसका 12 नंबर है सूबेदार एवं ऑनरेरी कैप्टन करम सिंह। इनके नाम पे द्वीप का नाम रखा गया करम सिंह द्वीप, और इनका जो पुराना नाम है 308, इंडियन 308। 13 नंबर है नायक जादूनाथ सिंह। इनके नाम पे द्वीप का नाम रखा गया जदुनाथ द्वीप, और इनके जो पुराना नाम है तो इंडियन 198। कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया। इनके नाम पे जो द्वीप का नाम रखा गया सलारिया द्वीप, और पुराना नाम क्या है, इंडियन 419। उसके बाद है 15 सूबेदार जोगिंदर सिंह। इनके नाम पे द्वीप का नाम रखा गया जोगिंदर द्वीप, नाम में ही है जोगिंदर द्वीप। पुराना नाम क्या है, इंडियन 414। उसका बाद है कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद। तो इनके नाम पे रखा गया द्वीप का नाम अब्दुल हमीद द्वीप, और इनका पुराना नाम है इंडियन 571। उसके बाद है लॉन्स नायक एल्बर्ट एक्का। और इनके नाम पे जो द्वीप का नाम रखा गया अल्बर्ट एक्का द्वीप, और इनका पूरा नाम क्या है, तो इंडियन 276। इस द्वीप का पूरा नाम इंडियन 276। उसके बाद है सेकेंड लेफ्टी अरुण क्षेत्रपाल के नाम पे जो रखा गया द्वीप का नाम क्षेत्रपाल द्वीप, और इनका इस द्वीप का पूरा नाम क्या है, इंडियन 297। उसका मेजर रामास्वामी परमेश्वरन। इनके नाम पे द्वीप का नाम रखा गया था परमेश्वरन द्वीप, और इनका जो नया नाम है पुराना नाम है इंडियन 421। उसका कैप्टन विक्रम बत्रा, ये याद रखिएगा आपका कैप्टन विक्रम बत्रा के नाम पे द्वीप का नाम रखा गया विक्रम बत्रा द्वीप। इसका जो
नाम था पुराना एनियन 417। एनियन 417 ये याद रखिएगा, एनियन 417 किसका नाम है, तो विक्रम बत्रा द्वीप का पुराना नाम है। सूबेदार मेजर संजय कुमार, इनके नाम पे रखा गया संजय द्वीप, और इनका पूरा नाम क्या, एनियन 536। एनियन 536, तो इसमें आपका दो इंपॉर्टेंट है। कैप्टन विक्रम बत्रा का द्वीप का नाम है विक्रम बत्रा द्वीप, पुराना नाम एनियन 417। और एक फर्स्ट वाला, फर्स्ट परमवीर चक्र इनको मिला है तो मेजर सोमनाथ शर्मा को, और इनके जो नाम पे द्वीप का नाम रखा गया सोमनाथ द्वीप, और इनके पुराना नाम क्या, पुराना नाम इस द्वीप का नाम तो एनियन 370। एनियन 370 और विक्रम बत्रा द्वीप का एनियन 417। ठीक है, एनियन 370। निम्न में से कौन सा मिलान सही है, कौन सा मिलान सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा, बी यानी ए का 3 अंग हो जाएगा चंपा, बी का 1 काशी हो जाएगा वाराणसी, कौशल हो जाएगा श्रावस्ती, वत्स हो जाएगा कौशाम्बी। ठीक है, फिर से पढ़ लेते हैं। अंग की राजधानी चंपा, काशी की वाराणसी, कौशल का श्रावस्ती, वत्स का कौशाम्बी। ठीक है, उसके बाद है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो है भारतवर्ष जो है 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र से मिलता है, दोनों से मिलता है। महाजनपद एवं उनके बारे में पहला आपको अंग है। अब देखते हैं अंग, अब विश्लेषण दिया हुआ पूरा, लग रहा टॉपिक ही डिफाइन कर देगा। अंग की राजधानी क्या थी, चंपा। आधुनिक स्थान मुंगेर और भागलपुर जो कि अभी वर्तमान में बिहार में है। अंग महाजनपद का उल्लेख महाभारत और अथर्ववेद में मिलता है। अंग महाजनपद को बिंबिसार ने मगध साम्राज्य में मिला लिया था। अंग महाजनपद को उस समय अंग का शासक कौन था, तो ब्रह्मदत्त था, ब्रह्मदत्त। चंपा वर्तमान में बिहार और पश्चिम बंगाल में स्थित है। चंपा, इसकी राजधानी चंपा गंगा और चंपा नदियों के संगम पर स्थित थी। यह व्यापार मार्गों पर एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र था और व्यापारी यहाँ से सुवर्ण भूमि दक्षिण पूर्वी एशिया के लिए रवाना होते थे। दूसरा है आपका मगध। मगध की राजधानी क्या थी, गिरिब्रज या राजगिरी। कालांतर में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित हुई। कालांतर में आधुनिक स्थान गया, पटना तथा शाहबाद के कुछ क्षेत्र जो कि बिहार में है, ये मगध के क्षेत्र थे। अथर्ववेद में मगध का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में मगध का उल्लेख मिलता है। यह वर्तमान में बिहार के अंग के पास स्थित है जो चंपा नदी से विभाजित थे। यह वर्तमान में अंग के पास स्थित था, अंग के पास स्थित है जो चंपा नदी से विभाजित था। चंपा नदी से विभाजित करते हैं। तीसरा है काशी। काशी की राजधानी आपको थी वाराणसी। कहाँ थी, वाराणसी। आधुनिक स्थान वाराणसी के आसपास जो कि उत्तर प्रदेश है। सोननंद जातक से ज्ञात होता है कि मगध कौशल तथा अंग के ऊपर काशी का अधिकार था। मत्स्य पुराण के अनुसार इस शहर का नाम वरुण और 80 नदियों के नाम पे पड़ा था। 80 नदियों के नाम पे पड़ा है। आरंभ में काशी भी शक्तिशाली राज था। आरंभ में काशी क्या था, शक्तिशाली राज था, परंतु बाद में से कौशल की शक्ति के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। कौशल की शक्ति के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। 4 है वत्स। वत्स के बारे में देखें तो इसकी राजधानी क्या थी, कौशाम्बी। कौशाम्बी इसकी राजधानी थी वत्स की। आधुनिक स्थान की बात करें तो इलाहाबाद के आसपास जो कि उत्तर प्रदेश में, ये आधुनिक अभी वहीं पे है। कौशाम्बी यमुना एवं गंगा के संगम तट पर स्थित है। इस महाजनपद ने शासन के राजतंत्रीय स्वरूप का अनुसरण किया। राजतंत्रीय स्वरूप का अनुसरण किया। बुद्ध काल में यहाँ पौरव वंश का शासन था। बुद्ध काल में जिसका शासक उदयन था। कौन था, उदयन। 6ठी शताब्दी में व्यापार और समृद्ध हुआ। बुद्ध के उदय के बाद शासक उदयन ने बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म बना दिया। पुराणों के अनुसार उदयन के पिता परमतप ने अंग की राजधानी चंपा को जीता था। अंग की राजधानी चंपा को जीता था। अब बात करें कौशल की। कौशल की बात करें तो कौशल की राजधानी क्या थी, श्रावस्ती जो कि उत्तरी में और कुशावती दक्षिणी। कौशल की 2 राजधानी थी, श्रावती और कुशावती। श्रावस्ती उत्तरी भाग की और कुशावती दक्षिणी भाग की। आधुनिक स्थान की बात करें यानी कौशल की तो फैजाबाद, गोंडा, बहराइच उत्तर प्रदेश। बहराइच उत्तर प्रदेश। रामायण कालीन कौशल राज की राजधानी अयोध्या थी। यह राज उत्तर में नेपाल से लेकर दक्षिण में सई नदी तक तथा पश्चिम में पंचाल से पूर्व में गंडक नदी तक फैला हुआ था। पूर्व में गंडक नदी तक फैला हुआ था। कौशल में कपिलवस्तु के शाक्य के आदिवासी गणतंत्र क्षेत्र भी शामिल थे। कपिलवस्तु में लुम्बिनी गौतम बुद्ध का जन्मस्थल है। कपिलवस्तु में लुम्बिनी जो है आपके गौतम बुद्ध के जन्मस्थान है। कौशल के महत्वपूर्ण राजा परसेनजीत हुए बुद्ध के समकालीन थे। कौन था, परसेनजीत।
छठा है सूरसेन। सूरसेन सूरसेन की राजधानी क्या थी? मथुरा, यमुना तट पर। आधुनिक स्थान क्या है? मथुरा उत्तर प्रदेश, मथुरा उत्तर प्रदेश इसकी आधुनिक स्थान है। प्राचीन यूनानी लेखक इस राज्य को सूरसेनोई तथा इसकी राजधानी को मैथोरा कहते थे, मैथोरा। बुद्ध काल में यहाँ का राजा के अंदर क्या कहते अवंती पुत्र था, जो बुद्ध के प्रमुख शिष्यों में से एक था, अवंती पुत्र। मेघास्थानिक समय यह स्थान कृष्ण पूजा का केंद्र था। बुद्ध के अनुयायी का भी वर्चस्व था, यहाँ पे बुद्ध के अनुयायी का भी वर्चस्व था। साथ है पांचाल। पांचाल पांचाल की राजधानी क्या थी? अहिक्षेत्र और कांपल्य। पांचाल की राजधानी क्या थी? अहिक्षेत्र और कांपिल्य। आधुनिक स्थान की बात करें पांचाल की तो ये आपको बरेली हो जाएगा, बदायूं हो जाएगा, फर्रुखाबाद हो जाएगा, जो उत्तर प्रदेश में। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिक्षेत्र थी। आधुनिक बरेली और दक्षिणी पांचाल की कांपिल्य आधुनिक फर्रुखाबाद थे। कन्नौज प्रसिद्ध शहर पांचाल साम्राज्य में स्थित था। बाद में शासन का स्वरूप राजतंत्र से गणतंत्र में स्थानांतरित हो गया। 8 है कुरु। कुरु की राजधानी आपको कहाँ थी? इंद्रप्रस्थ थी। कुरु की राजधानी कहाँ थी? इंद्रप्रस्थ। आधुनिक स्थान की बात करें तो आधुनिक दिल्ली, मेरठ और दक्षिणा पूर्वी हरियाणा। बुद्ध के समय यहाँ का राजा कौन था? कौरव था। बुद्ध के समय यहाँ का राजा कौरव था। कुरुक्षेत्र के आसपास का क्षेत्र स्पष्ट रूप से कुरु महाजनपद का स्थल था। कुरु महाजनपद का स्थल था। महाकाव्य महाभारत कुरु वंश की 2 शाखाओं के बीच संघर्ष के बारे में बताया। आगे आपका 9वां मत्स्य। मत्स्य की राजधानी विराटनगर है। मत्स्य की राजधानी कहाँ है? तो विराटनगर है। मत्स्य की राजधानी कहाँ है? तो आपको विराटनगर है। उसके बाद आधुनिक स्थान की बात करें तो जयपुर, अलवर, भरतपुर राजस्थान के आसपास के क्षेत्र ये क्या है? तो आधुनिक स्थान है। संस्थापक इसे कौन थे? विराट थे। कौन है संस्थापक इसके? विराट थे। 10वां है चेदी या चेती। इसकी राजधानी क्या थी? शक्तिमती सोथवती। आधुनिक स्थान की बात करें तो बुंदेलखंड क्षेत्र उत्तर प्रदेश। इसका उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। इसका उल्लेख जो है आपको ऋग्वेद में किया गया है। 11 है आपका अवंती की राजधानी उज्जैनी या महेशमती थी। आगे अवंती की राजधानी उज्जैनी उत्तरी भाग और महेशमती दक्षिणी भाग में स्थित थी। आधुनिक नाम इसका था मालवा, जो कि मध्य प्रदेश में। राजनीतिक तथा आर्थिक दोनों ही दृष्टियों से उज्जैनी प्राचीन भारत का एक अत्यंत महत्वपूर्ण नगर था। यहाँ लोगों की खाने थी। यहाँ लोहे की खाने थी तथा लोहार इस्पात के उत्कृष्ट शस्त्र निर्मित करते थे। इस कारण से यहाँ राज्य सैनिक दृष्टि से अत्यंत ही सफल हो गया। अवंती का महत्वपूर्ण राजा कौन था? चंद्रप्रघोत। पूछता है कौन थे इसके राजा? अवंती का महत्वपूर्ण राजा चंद्रप्रघोत था, जो बुद्ध के समकालीन था। ये भी आपको बुद्ध के समकालीन थे। मगध सम्राट शिशुनाग ने अवंती को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था। मगध सम्राट शिशुनाग ने। गांधार की बात करें, गांधार की राजधानी क्या थी? तक्षशिला। आधुनिक स्थान रावलपिंडी एवं पेशावर पाकिस्तान। अथर्ववेद में गांधार का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में तक्षशिला प्रमुख व्यापारिक नगर होने के साथ साथ शिक्षा का भी प्रमुख केंद्र था। यह अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण था। महत्वपूर्ण राजा की बात करें तो पुष्कर सारिन थे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के उत्तरार्ध में फारसियों द्वारा गांधार पर विजय प्राप्त की गई। 13 कंबोज की बात करें तो कंबोज की राजधानी क्या थी? हाटक राजपुर। आधुनिक स्थान की बात करें तो राजौरी और हजारा, जो कि कश्मीर में। राजौरी और हजारा जो कि कश्मीर में है। NWFP जो कि पाकिस्तान में है। ठीक है, NWFP। कंबोज घोड़ों की उत्कृष्ट नस्ल के लिए प्रसिद्ध था। कंबोज है आपको घोड़े की उत्कृष्ट नस्ल कहाँ पाई जाती थी? तो कंबोज में। अब आते हैं 14 नंबर असमक की राजधानी थी पोटली या पोतन। आधुनिक स्थान गोदावरी के किनारे। यह विंध्य रेंज के दक्षिण में स्थित एकमात्र महाजनपद था और दक्षिणापथ में था। और कहाँ पे था? दक्षिणापथ में। इनमें प्रतिष्ठान या पैठन का क्षेत्र शामिल था। 15 है आपका वज्जी की राजधानी कहाँ थी? वैशाली। आधुनिक स्थान है आपका वैशाली, मुजफ्फरपुर, दरभंगा के आसपास का क्षेत्र। अभी जो वर्तमान में वज्जी पड़ता है कहाँ पे? वैशाली, मुजफ्फरपुर और दरभंगा के क्षेत्र में के बोला जा रहा था उस समय, प्राचीन समय में वज्जी।
गंगा के उत्तर में तिरहुत संभाग में वज्जियों का राज्य था। कहाँ था? वज्जियों का राज्य था। इसमें 8 संघ शामिल थे, 8, जिनमें शामिल शक्तिशाली लिच्छवी राजधानी, जिसमें जो इसमें 8 संघ शामिल थे, जिनमें सबसे शक्तिशाली लिच्छवी राजधानी जिसकी वैशाली थी, विधेय जिसकी राजधानी मिथिला थी, ज्ञात्रिक कुंडपुर में स्थित है, ज्ञात्रिक जो कि कुंडपुर में स्थित थे, महावीर ज्ञात्रिक वंश के थे, महावीर जो आपको ज्ञात्रिक वंश के थे। अजातशत्रु ने वज्जियों को पराजित किया था। किसे? वज्जियों को पराजित कर दिया था। लास्ट है आपका 16 मल। मल की राजधानी कहाँ थी? तो कुशावती कुशीनगर, कुशावती कुशीनगर पावा, यहाँ पे इसकी राजधानी थी। आधुनिक स्थान की बात करें मल की तो देवरिया, बस्ती, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसका उल्लेख बौद्ध और जैन ग्रंथों और महाभारत में मिलता है। किसका? मल का। मल एक गणतंत्र था, मल एक गणतंत्र था। कुश जातक में ओकाक को वहां का राजा बताया गया है, वहां का राजा बताया गया है कुश जातक में। निम्न में से कौन सा मिलान सही है? कौन सा मिलान सही है? 10 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो जाएगा। ए में देखते हैं क्या क्या है। ऑप्शन ए का 1, कल्प का हो जाएगा यज्ञ, बी का 3, छंद हो जाएगा मंत्र, सी का 2, निरुक्त हो जाएगा शब्दों की उत्पत्ति, शिक्षा हो जाएगा आपका डी का हो जाएगा 4, उच्चारण। ठीक है, आप देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या दिया हुआ। वेदों को समझने हेतु वेदांग की रचना की गई, यह 6 है। कौन है? 6 शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छंद। अब शिक्षा में जो वेद मंत्रों का उच्चारण होता है, कल्प में यज्ञ संबंधी नियम, व्याकरण में प्रत्यय स्वर शब्द का बोध होना, निरुक्त में शब्दों का अर्थ, ज्योतिष में काल का ज्ञान, छंद में वेद मंत्रों का पाठ। 11 पौधे में निम्न में से कौन सा हार्मोन वृद्धि हार्मोन नहीं है? पौधे के निम्न में से कौन सा जो है हार्मोन वृद्धि हार्मोन नहीं है? एफसीसी कम्ल हो जाएगा, एफसीसी कम्ल पौधे में पाया जाने वाला वृद्धि रोधक हार्मोन है। इस हार्मोन की खोज कार्न्स एडिकोट तथा वेरिंग ने किया था। यह बाह्य त्वचीय पट्टिकाओं में रंध्रों को बंद होने को प्रोत्साहित करता है तथा पौधे को विभिन्न प्रकार के तनाव को सहने हेतु क्षमता प्रदान करता है। इसी कारण से इसे तनाव हार्मोन कहते हैं। ऑक्सीसन सर्वप्रथम मनुष्य के मूत्र से निकाला गया। कौन? ऑक्सीसन। शब्द ऑक्सीसन इंडोल 3 एसिटिक अम्ल IAA तथा अन्य प्राकृतिक एवं कृत्रिम यौगिक जिससे वृद्धि करने की क्षमता हो के लिए प्रयोग किया जाता है। ये प्रायः तने एवं मूल में बढ़ते हुए शिखर पर बनते हैं तथा वहां से क्रियाशीलता वाले भाग में जाता है। ऑक्सीसन की बात करें तो पुष्पन को बढ़ा देता है। ऑक्सीसन जो है पुष्पन को बढ़ा देता है। जैसे अनानास में ये पौधे के पत्तों एवं फलों के शुरुआती अवस्था में गिरने से बचाती है तथा पुराने एवं परिपक्व पत्तियों एवं फलों के विलगन को बढ़ा देती है। ऑक्सीन अनिषेक फलन को प्रेरित करता है। ऑक्सीन जैसे कि टमाटर में इन्हें व्यापक रूप से शाकनाशी यानी 2,4-D के रूप में उपयोग किया जाता है। जिबरेलिन की बात करें, जिबरेलिन की खोज कुरासेवा नामक वैज्ञानिक ने 1926 में किया था। 1926 में इनके प्रभाव से तने के पर यानी इंटरनोड लंबे होते हैं। इसके अतिरिक्त ये पत्ती का फलक बंधाना, पार्श्व कलिका रोधन, पौधे की मोटाई से संबंधित अनेक प्रभाव पैदा करते हैं। साइटोकाइनिन की बात करें, साइटोकाइनिन क्षारीय प्राकृतिक हार्मोन है। कैसे? तो क्षारीय प्राकृतिक हार्मोन है साइटोकाइनिन। काइनेटिन एक संश्लेषित साइटोकाइनिन है। साइटोकाइनिन का संश्लेषण जड़ों के अग्र सिरों पे होता है जहाँ कोशिका विभाजन होता है। यह बीजों को अंकुरण के लिए प्रेरित करता है। कौन? साइटोकाइनिन। यह पार्श्व कालिकाओं यानी लेटरल बर्ड्स की वृद्धि को प्रारंभ करता है। 73वां संविधान संशोधन कहाँ लागू नहीं है? 12 हो जाएगा ऑप्शन डी यानी केवल 2, 3, 4 यानी कि मेघालय, जम्मू कश्मीर और नागालैंड यहाँ पे लागू नहीं है, लेकिन मणिपुर में है लागू। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। सही विकल्प है केवल 2, 3, 4। 73वां संविधान संशोधन मेघालय, जम्मू कश्मीर और नागालैंड में लागू नहीं है। 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता मिला। 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा नगर पालिका को संवैधानिक मान्यता मिला। 74वां के द्वारा नगर पालिका को और 73वां में पंचायती को। सिडबी का पूरा नाम क्या है? सिडबी का पूरा नाम क्या हो जाएगा? 13। सिडबी का पूरा नाम स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है। स्थापना
2 अप्रैल 1990 को हुई थी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग को बढ़ावा देने हेतु। इसका मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में। 14 डाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर का संरक्षण किया जाता है? डाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान में किस जानवर का संरक्षण किया जा रहा है? कश्मीरी हिरण का। कश्मीरी हिरण का डाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान में कश्मीरी हिरण का संरक्षण किया जा रहा है। डाचीग्राम उद्यान कश्मीर में अवस्थित है। यह अभ्यास महामृग स्टेज के लिए प्रसिद्ध है। महामृग स्टेज के लिए प्रसिद्ध है। डाम्फा टाइगर रिजर्व कहाँ है? मिजोरम में। डाम्फा टाइगर रिजर्व कहाँ है? मिजोरम में। गेंडा के लिए राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? असम में है। पोवितोरा वन्यजीव अभयारण्य जो कि असम में है। जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान। औरंग राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में है। मानस राष्ट्रीय उद्यान वो भी असम में है। हिम तेंदुओं को देखने के लिए भारत में राष्ट्रीय उद्यान निम्न है। हेमिस नेशनल पार्क लेह में है। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान श्रीनगर में है। हेमिस नेशनल पार्क कहाँ है? तो आपका लेह में है, याद करते जाइएगा। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जो कि श्रीनगर में है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में है। पीन वैली नेशनल पार्क वो भी हिमाचल प्रदेश में है। पीन वैली नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में। गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान ये आपको उत्तराखंड में है। 2018 का IPL जीतने वाली टीम कौन है? तो 18 का चेन्नई सुपर किंग्स। और 2023 में कौन जीता है? तो RCB। 2025 में, सॉरी 2025 में RCB जीता है। और उप विजेता टीम कौन रही थी आपका? तो पंजाब रही थी। 2023 IPL 16वां संस्करण था। विजेता चेन्नई सुपर किंग्स और 5वीं बार उप विजेता गुजरात टाइटन रहा था। और 2025 का था आपका 18वां संस्करण था। विराट कोहली 18 साल के बाद जीते थे। प्रथम IPL विजेता 2008 में राजस्थान रॉयल्स हुए थे। उप विजेता चेन्नई सुपर किंग्स। 16 राजस्थान में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? कितने? 245। राजस्थान में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 245। राजस्थान में वर्तमान में 233 + 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य 245 सदस्य हैं। राज्यसभा में अधिकतम 250। राज्यसभा की संरचना जो आपको दी हुई है अनुच्छेद 80 में दी हुई है। भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनती है अनुच्छेद 79 के तहत। लोकसभा में अधिकतम 550 है। लोकसभा अधिकतम 550। वर्तमान में सदस्य संख्या 543। 25 जनवरी 2020 को लागू हुए 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा, याद रखिएगा, लोकसभा व राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों हेतु स्थानों के आरक्षण का प्रावधान निष्प्रभावी कर दिया गया। हालांकि 17वीं लोकसभा और 25 जनवरी 2020 से पूर्व गठित विधानसभा के विघटन तक इस आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य हेतु स्थान आरक्षित बने रहेंगे। लोकसभा का जो वर्णन है आपको कब कहाँ पे दिया गया? तो 81 में। 2018 में मिस वर्ल्ड कौन चुनी गई है? तो वेनेसा पोंस डी लियोन। वेनेसा पोंस डी लियोन मेक्सिको वर्ष 2018 में मिस वर्ल्ड चुनी गई है। मेक्सिको की है वो। मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब चेक गणराज्य की क्रिस्टीना पिचकोवा ने जीता है। क्रिस्टीना पिचकोवा ने जीता है। मिस वर्ल्ड की शुरुआत 1951 हुआ था। 1951 में हुआ था। भारत की तरफ से पहले मिस वर्ल्ड का खिताब रीता फारिया ने 1966 में जीता था। रीता फारिया ने जीता था 1966 में पहली बार। ठीक है। वहीं अगर 2025 मिस वर्ल्ड की अगर बात की जाए तो कौन बनी है 2025 की? तो 2025 की आपको बनी है सुचेता चुवांगश्री। सुचेता चुवांगश्री जो कि कहाँ के? थाईलैंड के है। और इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो आयोजन किया गया था हैदराबाद, तेलंगाना, भारत में। ठीक है। आगे देखते हैं 18 नंबर। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2018 किसे दिया गया है? तो सेंटर फॉर साइंस एंड एक्वायरमेंट को। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2018 जो है ये आपको दिया गया था सेंटर फॉर साइंस एंड एक्वायरमेंट CSE को। लेकिन 2024 की बात करें तो 2024 में ये दिया गया था आपको इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 का जो है ये आपको दिया गया था चिली की पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बाचेलेट को। लेकिन वहीं 2025 की बात करें तो अभी तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। 19 नंबर। गुरु गोविंद सिंह का 2019 में कौन सा जन्म दिवस मनाया गया? 352वीं। तो इसी तरह जोड़ लीजिए, 25 चल रहा है तो 358 हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था।
इनका मृत्यु 7 अक्टूबर 1708 ईस्वी को नांदेड़ यानी महाराष्ट्र में हुआ था। नांदेड़ यानी महाराष्ट्र में हुआ था। सिंह सभा की स्थापना कहाँ की गई? सिंह सभा की स्थापना आपको की गई थी पंजाब में। कहाँ? पंजाब में। सिंह सभा की स्थापना पंजाब में की गई थी। इसकी स्थापना 1873 ईस्वी में हुई थी। 1873 में। कृषि मेला 2019 का आयोजन कहाँ हुआ है? कहाँ हुआ था कृषि मेला 2019 का आयोजन? तो आपको नई दिल्ली में हुआ है। नई दिल्ली में हुआ था। वही कृषि मेला 2023 की अगर बात करें तो धारावाड़ कर्नाटक में हुआ था। धारावाड़ कर्नाटक में हुआ था। वहीं अगर 2025 की बात करें, 2025 में भी आपको ये नई दिल्ली में हुआ। 2025 में भी नई दिल्ली में हुआ। इसके साथ साथ अन्य राज्यों में भी हुआ। नई दिल्ली के पूसा परिसर में, बिहार कृषि विश्वविद्यालय में, सबौर, हिसार और बेंगलुरु में भी हुआ था। साथ साथ अन्य में भी हुआ है। तो मेन आपका हो जाएगा नई दिल्ली। कुश्ती का संबंधित निम्न में से कौन खिलाड़ी है? तो बजरंग पुनिया। कुश्ती संबंधित खिलाड़ी कौन है? तो बजरंग पुनिया है। बजरंग पुनिया। सुनील छेत्री आपको फुटबॉल से है। सायना नेहवाल बैडमिंटन से है। पंकज अडवाणी आपको बिलियर्ड्स जो कि स्नूकर खेलते हैं, बिलियर्ड्स। टोक्यो ओलंपिक 2021 में बजरंग पुनिया ने कांस्य पदक जीता। तजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तजाकिस्तान की राजधानी हो जाएगा दुशांबे। दुशांबे हो जाएगा तजाकिस्तान की राजधानी। तजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो दुशांबे है। दुशांबे। तजाकिस्तान मध्य एशिया में स्थित एक देश है जो चारों ओर से जमीन से घिरा है। यह पहले सोवियत संघ का हिस्सा था और उसके विघटन के बाद सन 1991 में एक स्वतंत्र देश बन गया। बिश्केक की राजधानी हो जाएगा किर्गिस्तान। ताशकंद की राजधानी हो जाएगा उज्बेकिस्तान। अस्ताना की राजधानी हो जाएगा कजाकिस्तान। ये सभी मध्य एशियाई देश हैं। ये सभी मध्य एशियाई देश हैं। अनुच्छेद 117 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 117 का संबंध किससे है? तो आपको हो जाएगा ऑप्शन बी, वित्त विधेयक से। वित्त विधेयक से। अनुच्छेद 117 वित्त विधेयक से संबंधित है। अनुच्छेद 117 के अनुसार यदि किसी विधेयक में राजस्व और खर्च के अलावा और भी प्रस्ताव शामिल हो तो वह वित्त विधेयक होगा। तो क्या होगा? तो वह वित्त विधेयक होगा। धन विधेयक कहाँ पे है? तो आर्टिकल 110 में है। विनियोग विधेयक की बात करें, विनियोग विधेयक की आपका अनुच्छेद 114 में है। धन विधेयक 110 में है। ठीक है। एक नौकरी एक परिवार योजना किस राज्य की है? एक नौकरी एक परिवार आपकी सिक्किम की है। सिक्किम। एक नौकरी एक परिवार योजना सिक्किम की है। सिक्किम 1975 में भारत का 22वां राज्य बना है। सिक्किम 1975 में भारत का 22वां राज्य बना है। अब अभी तो आपको आरजेडी भी कह रही है, तेजस्वी जी भी कह रहे हैं कि हर एक घर से एक सरकारी नौकरी दिया जाएगा। 26 वज्र प्रहार युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? वज्र प्रहार आपको भारत और यूएसए के बीच होता है। भारत और यूएसए के बीच वज्र प्रहार युद्धाभ्यास भारत और यूएसए के बीच होता है। भारत और यूएसए के बीच होता है। भारत और श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति। भारत और श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति। भारत और ओमान के बीच नसीम अल बहर। नसीम अल बहर। और भारत और नेपाल के बीच आपका हो जाएगा सूर्यकिरण। क्या हो जाएगा? सूर्यकिरण युद्धाभ्यास होता है। आगे 27 नंबर के वर्धमान महावीर का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 540 ईसा पूर्व में। 540 ईसा पूर्व में वर्धमान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। वर्धमान महावीर स्वामी का जन्म दिगंबर के अनुसार 540 ईसा पूर्व तथा श्वेतांबर के अनुसार 599 ईसा पूर्व में हुआ था। जन्म स्थान का क्या है? तो कुंडग्राम जो कि वैशाली में है। इनके बचपन का नाम था वर्धमान। बचपन का नाम वर्धमान। पिता इनके थे सिद्धार्थ जो कि गात्री कुल के थे। माता का नाम था त्रिशला जो कि लिच्छवी कुल के थे। पत्नी आपकी यशोदा थी उनकी। पुत्री का नाम था अनुजा प्रियदर्शनी। दामाद थे उनके जमाली। ज्ञान प्राप्ति जृंभिक ग्राम के समीप रीजू पालिका नदी के तट पर 12 वर्ष की तपस्या के बाद हुआ था। मृत्यु इनकी हुई थी 468 ईसा पूर्व पावापुरी राजगीर में। 28 सेलवास घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? सेलवास घास का मैदान तो आपका बी हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका में। दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। दक्षिणी अमेरिका में सेलवास घास का मैदान दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। कुछ घास के मैदान इस प्रकार हैं: डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, प्रेरी उत्तरी अमेरिका, एस्टेपी एशिया, पंपास अर्जेंटीना, कंपोस ब्राजील, सवाना अफ्रीका, वेल्ड दक्षिणी अफ्रीका। वेल्ड दक्षिणी अफ्रीका। 29 लोहा को जंग से बचाने के लिए किसका लेप किया जाता है? किसका? तो जस्ता किया जाता है। जस्ता का। लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए जस्ता का लेपन किया जाता है। इसे यशद लेपन कहा जाता है। यशद लेपन के अतिरिक्त पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर, क्रोमियम लेपन, एनोडीकरण या मिश्र धातु बनाकर लोहे को जंग लगाने से बचाया जा सकता है। लोहे के साथ निकेल एवं क्रोमियम मिलाने पर हम जो है स्टेनलेस इस्पात प्राप्त करते हैं जो कठोर होता है तथा उसमें जंग नहीं लगता है। 30 नंबर
CaSO4 इंटू 2H2O का रासायनिक नाम क्या है? तो इनका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? जिप्सम। जिप्सम नाम है। CaSO4 इंटू 2H2O का रासायनिक नाम जिप्सम है। CaSO4 इंटू 2H2O जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है, परंतु CaSO4 इंटू हाफ H2O को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। 31 वास्को डी गामा भारत कब आए थे? तो वास्को डी गामा आपको भारत आए थे 1498 ईस्वी में। वास्को डी गामा भारत 1498 ईस्वी में आए थे। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली समुद्री सस्ता अन्वेषक था। इन्होंने यूरोप और भारत के बीच समुद्री मार्ग की खोज किया था। ये 3 बार भारत आए थे। कौन? तो वास्को डी गामा। आगे है सुल्तान क्या कहते हैं अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? सुल्तान अजलान शाह कप आपको हॉकी से संबंधित है। सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी से संबंधित है। हॉकी से संबंधित अन्य ट्रॉफी की बात करें, आगा खा कप, ध्यानचंद कप, बैटन कप, नेहरू कप, रंगास्वामी कप। टेनिस का हो जाएगा आपका डेविस कप। गोल्फ का हो जाएगा वाकर कप और राइडर कप। फुटबॉल डूरंड कप, रॉबर्ट्स कप और संतोष ट्रॉफी। फुटबॉल से आपको हो जाएगा डूरंड कप, रॉबर्ट्स कप और संतोष ट्रॉफी। और 33 है कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो बिहार में है। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के कैमूर में है। बिहार में स्थित अन्य अभ्यारण्य की बात करें, वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि पश्चिमी चंपारण में है। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि गया में है। भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि मुंगेर में है। भीम बांध। नागा नकटी पक्षी अभ्यारण्य जो कि जमुई में है। गोगाबिल वन्यजीव अभ्यारण्य कटिहार में है। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि पश्चिम चंपारण में है। कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? दरभंगा में। 34 कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरती? किस राज्य से नहीं गुजरती? तो आपको ओडिशा से नहीं गुजरती है। ओडिशा से कर्क रेखा ओडिशा राज्य से नहीं गुजरती। भारत में कर्क रेखा कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम तथा त्रिपुरा। इसका ट्रिक होता है कि मित्र पर गमछा झाड़, ऐसे आप डिकोड कर लीजिए। मिस हो गया आपको मिजोरम, त्रिपुरा, आप प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, इसी तरह से गमछा झाड़ पे भी आ जाएगा। 36 नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित सीमा राव का संबंध निम्न में से किससे है? नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित सीमा राव का संबंध ये कमांडो ट्रेनर है। कमांडो ट्रेनर नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित सीमा राव का संबंध कमांडो ट्रेनर से है। डॉक्टर सीमा राव भारत की पहली कमांडो ट्रेनर है जो क्लोज्ड क्वार्टर बैटल यानी CQB में स्पेशलाइज्ड है। 36 ट्रेन 18 का नया नाम क्या है? ट्रेन 18 का नाम क्या है? तो वंदे भारत एक्सप्रेस। ट्रेन 18 का नया नाम है। ट्रेन 18 का नया नाम क्या है? तो वंदे भारत एक्सप्रेस है। यह भारत की पहली बिना इंजन की ट्रेन है। निर्माण सवारी डिब्बा कारखाना चेन्नई। मेक इन इंडिया पहल के तहत यह पूरी तरह से स्वदेशी निर्मित है। इसकी शुरुआत फरवरी 2019 से हुई थी। पहली ट्रेन नई दिल्ली से वाराणसी तक चली थी। कौन? वंदे भारत। दूसरा ट्रेन आपको चली थी नई दिल्ली से कटरा, जम्मू कश्मीर। एशियाई खेल 2018 कहाँ हुआ था? 2018 इंडोनेशिया में हुआ था। कहाँ पे हुआ था आपका? इंडोनेशिया में हुआ था। एशियाई खेल 2018 इंडोनेशिया यानी कि जो कि जकार्ता में हुआ था। 19वां एशियाई खेल निर्धारित 2022 जो है संपन्न 2023 में हुआ था का आयोजन स्थल चीन के हांगझोउ में हुआ था। 20वां एशियाई खेल जो कि 2026 में होगा इसका आयोजन नागोया जापान में किया जाएगा। 21वां एशियाई खेल जो कि 2030 में होगा इसका आयोजन दोहा कतर में किया जाएगा। 22वां एशियाई खेल जो कि 2034 में होगा 2034 में इसका आयोजन रियाद सऊदी अरब में करवाया जाएगा। कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? कौन? घास हिरण शेर खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है। खाद्य श्रृंखला पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न जीवों की परस्पर भोज निर्भरता को प्रदर्शित करते हैं। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में कोई भी जीव भोजन के लिए सभी जीव वनस्पति पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर रहता है। विभिन्न जैविक स्तरों पर भाग लेने वाले जीवों की यह श्रृंखला आहार खाद्य श्रृंखला का निर्माण करती है। आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण अथवा कड़ी एक पोषीय स्तर बनाते हैं। स्वपोषी अथवा उत्पादक प्रथम पोषीय स्तर है तथा सौर ऊर्जा का स्थिरीकरण करके उसे
विषम पोषियों अथवा उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध कराते हैं, उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध कराते हैं। एक स्थलीय पारितंत्र में हरे पौधे की पत्तियां द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा लगभग 1% भाग जो है खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। विभिन्न आहार श्रृंखलाओं की लंबाई एवं जटिलता में काफ़ी अंतर होती है। आमतौर पर प्रत्येक जीव 2 अथवा अधिक प्रकार के जीवों द्वारा खाया जाता है, जो स्वयं अनेक प्रकार के जीवों का आहार बनाते हैं। अतः क्या कह रहा है, कहता एक सीधी आहार श्रृंखला के बजाय जीवों के मध्य आहार संबंध शाखान्वित होते हैं तथा शाखान्वित श्रृंखलाओं को एक जाल बनाते हैं, जिसे आहार जाल कहते हैं। आहार जाल और आहार श्रृंखला की बात करें, आहार जाल अनेक परस्पर जुड़े हुए आहार श्रृंखला के बने होते हैं और आहार श्रृंखला जीवों की एक श्रृंखला होती है जो एक दूसरे से भरण पोषण प्राप्त करते हैं। दूसरा है बी नंबर, उच्चतर पोषीय स्तर के सदस्य अन्य आहार श्रृंखलाओं के निरंतर पोषीय स्तर के जीवों से भरण पोषण करते हैं आहार जाल में, और वहीं आहार श्रृंखला में जो है उच्चतर पोषीय स्तर के सदस्य जो हैं निम्नतर पोषीय स्तर के केवल एक प्रकार के जीवों को खाते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 किसे मिला है, तो अमिताभ घोष को मिला है, अमिताभ घोष को। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 अमिताभ घोष को मिला था। 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 के लिए जगत गुरु राम भद्राचार्य एवं गुलजार को दिया गया था। 2021 यानी 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो आपको दामोदर मोज कोंकणी लेखक, और 2020 में है जो 56 ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फूकन जूनियर असमिया कवि थे। शुरुआत में 1965 में प्रथम विजेता जी शंकर कुरुप, मलयालम भाषा में उनको दिया था जी शंकर कुरुप, ये याद रखिएगा, पहली बार उनको मिला था जी शंकर कुरुप को। गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था, तो विश्वामित्र ने किया था। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने किया था, विश्वामित्र ने। गायत्री महामंत्र सर्वप्रथम ऋग्वेद के 3रे मंडल में उद्धत है। यह मंत्र विश्वामित्र के इस सूक्त के 18 मंत्रों में केवल एक है, 18 मंत्रों में केवल एक है। इस मंत्र में 24 अक्षर है, कितने 24, जिसमें 8 अक्षरों के 3 चरण है। 8 अक्षरों के कितने 3 चरण है। गायत्री मंत्र सूर्य को समर्पित है, किसको, सूर्य को समर्पित है। आगे आपका 41 नंबर की क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन, तो मैक्स प्लांक ने किया था, मैक्स प्लांक ने। क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन मैक्स प्लांक के द्वारा किया गया था। क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश में ऊर्जा का ऋण व्याप्त होता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1900 ईस्वी में मैक्स प्लांक ने किया था। कब, 1900 ईस्वी में मैक्स प्लांक ने किया था। प्लांक के अनुसार विकिरण को ऊर्जा से विविक्त यानी डिस्ट्रैक्ट भागों में बांटा जा सकता है। मैक्स प्लांक ने मान्यता दी कि परमाणु और अणु केवल विविक्त यानी डिस्क्रेट मात्राओं में ऊर्जा उत्सर्जित या अवशोषित करते हैं, न कि अनवरत रूप से। विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में ऊर्जा की जिस न्यूनतम मात्रा का उत्सर्जन या अवशोषण होता है, क्या कह रहा है कि विद्युतीय चुंबकीय विकिरण के रूप में ऊर्जा के जिस न्यूनतम मात्रा का उत्सर्जन या अवशोषण होता है उसे प्लांक का दूसरा क्वांटम नाम दिया गया है। प्लांक का दूसरा क्वांटम नाम दिया गया है। विकिरण के एक क्वांटम की ऊर्जा E उसकी आवृत्ति v के समानुपाती होती है, अर्थात E = hv होता है। अनुपातिक स्थिरांक h को प्लांक स्थिरांक कहा जाता है एवं उसका मान जो है h = 6.626 × 10⁻34 जूल प्रति सेकंड होता है। क्वांटीकरण की तुलना सीढ़ियों पर खड़े होने से की गई है। क्वांटीकरण की कोई भी व्यक्ति सीढ़ियों के किसी भी पायदान पर खड़ा हो सकता है, परंतु उसके लिए सीढ़ी के 2 पायदानों के बीच खड़ा होना संभव नहीं है। ऊर्जा का मान E = 0 hv, 2 hv, 3 hv nhv यानी इन्फिनिट तक है, nhv तक उतने भी नंबर है। ऊर्जा का मान निम्नलिखित समुच्चय त में कोई भी हो सकता है, परंतु मानों के बीच कोई भी मान नहीं हो सकता है। मैक्स प्लांक ने विकिरण के उत्सर्जन, अवशोषण एवं गमन की व्याख्या के लिए क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया। क्वांटम सिद्धांत का क्या किया, तो प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत के अनुसार किसी निकाय में विकिरित ऊर्जा या 2 निकायों के बीच ऊर्जा का विनिमय सतत रूप से नहीं होता है तथा उत्सर्जित और अवशोषित ऊर्जा के सभी मान संभव नहीं होते हैं, बल्कि उत्सर्जित या अवशोषित ऊर्जा का क्वांटीकरण होता है, यानी क्वांटीकरण होता है, क्वांटिजाइजेशन होता है। इसका अर्थ है कि किसी निकाय से उत्सर्जित या अवशोषित ऊर्जा के एक निश्चित मान का पूर्ण गुणांक होता है, एक निश्चित मान का पूर्ण गुणांक होता है। उत्सर्जित या अवशोषित ऊर्जा के किस निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणांक होते हैं उसे ऊर्जा का क्वांटम यानी क्वांटम एनर्जी कहा जाता है, क्वांटम एनर्जी कहा जाता है।
विकिरण के क्रम में ऊर्जा का उत्सर्जन, विकिरण के क्रम में ऊर्जा का उत्सर्जन जो है अवशोषण तथा परागमन ऊर्जा के क्वांटम के रूप में होता है। विकिरण ऊर्जा के इस क्वांटम को फोटोन कहा जाता है। विकिरण ऊर्जा के इस क्वांटम को क्या कहा जाता है? तो फोटोन कहा जाता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सापेक्षता के सिद्धांत अर्थात E=mc² दिया। माइकल फैराडे ने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव दिया, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। वर्नर हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता का सिद्धांत दिया, वर्नर हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता का सिद्धांत दिया था। ये सब याद रखिएगा। कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? कपास के लिए आपको काली मिट्टी उपयुक्त है। कपास के लिए काली मिट्टी उपयुक्त है। काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है। इसमें कपास की खेती अच्छी होती है, इसीलिए इसे कपासी मिट्टी भी कहते हैं। इसे पोटास तथा कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। इसमें जो है पोटास तथा कार्बनिक पदार्थों की क्या होती है? अधिकता होती है। 43 नावा सेवा यानी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बंदरगाह किस राज्य में है? नौवा सेवा आपको ये महाराष्ट्र में कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में याद रखिएगा। नौवा सेवा बंदरगाह किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में। नावा सेवा बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू पोर्ट महाराष्ट्र यानी मुंबई बंदरगाह के निकट स्थित है। इसका निर्माण मुंबई बंदरगाह का दबाव कम करने के लिए किया गया था। नावा सेवा देश का सबसे आधुनिक एवं सर्व सुविधा युक्त बंदरगाह है। यह शुल्क सामग्री के व्यापार हेतु प्रसिद्ध है। 44 एर्ना सोलबर्ग कहाँ की प्रधानमंत्री? एर्ना सोलबर्ग जो है आपको कहाँ के प्रधानमंत्री है? तो ये नॉर्वे की है। परीक्षा कालीन के संबंध में एर्ना सोलबर्ग नॉर्वे की प्रधानमंत्री थी। नॉर्वे के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन थे? जोनास गार्ड स्टोर। 45 क्या कहते हैं? अनड्यूटेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा है? ठीक, किसने लिखा था? पी चिदम्बरम ने। क्या कहते हैं? अनड्यूटेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक पी चिदम्बरम थे। रघुराम राजन की पुस्तकें की बात करें, रघुराम राजन की पुस्तकें तो द थर्ड पिलियर, आई डू व्हाट आई डू, फॉल्ट लाइन्स इत्यादि हैं। शशि थरूर की पुस्तकें मैं हिंदू क्यों हूँ? शशि थरूर की पुस्तकें आपको फेमस कि मैं हिंदू क्यों हूँ, वाई आई एम ए हिंदू, एन एरा ऑफ डार्कनेस, क्या कहते हैं आगे? इनग्लोरियस एम्पायर द ग्रेट इंडियन नोवेल, इनग्लोरियस एम्पायर द ग्रेट इंडियन नोवेल। 46 नंबर क्वेश्चन है 46 पाक जलदमरुमद कहाँ स्थित है? पाक जलदमरुमद जो है कहाँ स्थित है? पाक जलदमरुमद है तो पाक जलदमरुमद जो आपको भारत और श्रीलंका के बीच है, भारत और श्रीलंका के बीच है। पाक जलदमरुमद भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। पाक जलदमरुमद भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के उत्तरी भाग के बीच स्थित एक जल संयोजी है। इस जलदमरुमद की चौड़ाई 53 से 80 किलोमीटर है। 53 से 80 किलोमीटर है। 47 विश्व ओलंपिक 2019 विश्व ग्रीष्मकालीन खेल कहाँ हुआ है? तो ये जो आपका हुआ था क्या कहते हैं 2019 का, तो आबू धाबी में। विश्व ओलंपिक 2019 विश्व ग्रीष्मकालीन खेल आबू धाबी में संपन्न हुआ था। आबू धाबी में 2020 का ओलंपिक जो टोक्यो जापान में हुआ। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 जो आपको पेरिस यानी फ्रांस में होगा। और 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 जो है लॉस एंजल्स यानी यूएसए में होगा। और 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल जो आपको 2032 में ब्रिस्बेन जो कि ऑस्ट्रेलिया में होगा। तो अभी 28 और 32 प्रस्तावित है। 28 होगा आपका लॉस एंजल्स में, 32वां होगा ब्रिस्बेन में, सॉरी 32 में, 2032 में, 34वां और 35वां। 48 विश्व में प्रथम कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI समाचार वादक किस देश में बनी है? चीन हो जाएगा। विश्व में प्रथम कृत्रिम बौद्धिकता समाचार वादक चीन में बनी है। 49 इनमें से कौन सा राज्य कर्क रेखा के ठीक ऊपर है? ठीक ऊपर की बात कर रहा है तो मणिपुर है। मणिपुर राज्य कर्क रेखा के ठीक ऊपर है। शेष 3 राज्य कर्क रेखा से कर्क रेखा गुजरती ही है। 50 होंडुरास की राजधानी कहाँ है? तो होंडुरास की राजधानी आपको टेग्युसिगल्पा में। होंडुरास की राजधानी टेग्युसिगल्पा में। होंडुरास मध्य अमेरिका में स्थित एक गणतांत्रिक देश है। पूर्व में ब्रिटिश होंडुरास से अलग पहचान के लिए इसे स्पेनी होंडुरास के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ की राजधानी और सबसे बड़ा शहर कौन है? टेगुसिगल्पा। निकोसिया की राजधानी, निकोसिया साइप्रस की राजधानी है। नामपने कंबोडिया की राजधानी है। संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर कब किया गया था? तो 1949 में किया गया था। 1949 में
संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के सदस्यों द्वारा 1949 ईस्वी में हस्ताक्षर किया गया था। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर कर इसे जो अंगीकृत किया गया। लिविंग नो वन बिहाइंड किस दिवस की थीम है? तो विश्व जल दिवस की थीम है। ठीक है, विश्व जल दिवस 2019 का थीम लिविंग नो वन बिहाइंड था। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 2024 की थीम क्या थी? तो वाटर फॉर पीस 2025 का थीम आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा। 53 एवरी वोट्स काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडिया इलेक्ट्रिशियन किस पुस्तक के लेखक कौन है? एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडिया इलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? तो नवीन चावला। कौन है? नवीन चावला। ठीक है, इसे पुस्तक के लेखक कौन है? नवीन चावला। राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? राष्ट्र में राष्ट्रपति शासन जो आपको केवल 2 यानी 356 के तहत। किन 356 के तहत? राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन से जुड़े प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 356 और 356 में है। 356 में ये अनुच्छेद 356 कहता है कि राष्ट्रपति किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं यदि वे इस बात से संतुष्ट हो कि राज्य सरकार संविधान के अनुसार काम नहीं कर रही है। राज्य सरकार जो है संविधान के अनुसार काम नहीं कर रही है। अनुच्छेद 365 की बात करें, 365 के मुताबिक यदि राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा दिए गए संवैधानिक निर्देशों का पालन नहीं करती है तो उस हालात में अनुच्छेद 356 के तहत ही राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। 352 की बात करें तो राष्ट्रीय आपातकाल, 360 की बात करें तो वित्तीय आपातकाल। 352 में आपका राष्ट्रीय आपातकाल और 360 में आपका वित्तीय आपातकाल। 55 पंचायती राज लागू करने वाला पहला 2 राज्य कौन है? तो राजस्थान तथा आंध्र प्रदेश। राजस्थान तथा आंध्र प्रदेश है। पंचायती राज लागू करने वाला पहला 2 राज्य आपका राजस्थान तथा आंध्र प्रदेश है। समिति की बात करें तो इसमें आपका आया था बलवंत राय मेहता समिति जो कि 1957 ईस्वी में आया था। बलवंत राय मेहता समिति 1957 की सिफारिश पर सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज का शुभारंभ राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में किया था। इसके पश्चात 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में 1960 में जो है असम, तमिलनाडु और कर्नाटक में तथा 1962 में महाराष्ट्र में भी शुरू किया गया। 73वें संविधान संशोधन 1992 को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो मध्य प्रदेश था। मध्य प्रदेश 73वां संविधान 1992 को लागू करने वाला प्रथम राज्य मध्य प्रदेश था। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन 1992 का संबंध पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने से है। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने से है। 56 आपातकाल की घोषणा होने के 1 महीने के अंदर किस संस्था से पारित होना जरूरी है? किस संस्था से पारित होना जरूरी है? दोनों सदन हो जाएगा, राज्यसभा लोकसभा दोनों सदन। आपातकाल की घोषणा होने के 1 महीने के अंदर जो है दोनों सदन यानी राज्यसभा लोकसभा में पास होना आवश्यक होता है। 57 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? 11वां तो 11वां जो विश्व हिंदी सम्मेलन है आपको मॉरिशस में हुआ है। मॉरिशस में 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन मॉरिशस में हुआ था। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 नाडी फिजी में संपन्न हुआ। थीम इसे क्या थी? हिंदी पारंपरिक ज्ञान के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। विदेश मंत्री एस जयशंकर और फिजी के प्रधानमंत्री सितवनीस राबुका ने 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्घाटन किया। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। 10 जनवरी को मनाया जाता है। 2025 का विश्व हिंदी दिवस जो है कहाँ पे हुआ था ये बताइएगा। 58 अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो ये सभी को पता है कि जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसप ने 1837 ईस्वी में पढ़ा था। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में पादरेटी फैंथलर ने की थी। अशोक के शिलालेखों की कुल संख्या कितनी है? 14। अशोक के शिलालेखों की कितनी संख्या? 14 है। 59 कौन सी संसदीय समिति कैज के ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है? कैज के ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है तो लोक लेखा समिति जो है कैज के ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है। लोक लेखा समिति यानी कैज के ऑडिट रिपोर्ट की जांच करता है। लोक लेखा समितियों को प्राक्कलन समिति की जुड़वा वाहन कहा जाता है। किसे? लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा वाहन कहा जाता है। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं जिसमें लोकसभा में 15 और राज्यसभा में 7 होते हैं। इसे लघु लोकसभा के नाम से प्रसिद्ध है, लघु लोकसभा। प्राक्कलन समिति की बात करें कुल सदस्य में 30 होते हैं। इनमें सभी सदस्य लोकसभा के होते हैं।
इसमें सबसे बड़ी संसदीय समिति है, इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। कोई भी मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता है। इसमें जो है कोई भी मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता है। और प्राक्कलन समिति का कार्यकाल मात्र 1 वर्ष का ही होता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। डॉक्टर वर्गीस कुरियन। भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे। दुग्ध क्रांति या ऑपरेशन फ्लड भारत सरकार की एक योजना है जिससे भारत में दूध की कमी को दूर किया जा सके। इसे श्वेत क्रांति भी कहते हैं। शुरुआत 13 जनवरी 1970। ठीक है, आगे आपका हरित क्रांति की बात करें तो इसकी शुरुआत आपको हुई थी 1966 से लेकर 67 के बीच में। भारत में शुरुआत आपको हुई थी MS स्वामीनाथन के द्वारा। प्रारंभकर्ता कौन थे? तो प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग विश्व स्तर पे, और भारत में स्वामीनाथन। वर्ष 2024 में MS स्वामीनाथन को भारत रत्न भी दिया गया। 2024 में 61 हाल ही में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहाँ हुई थी? वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, तो ये हो जाएगा दुबई। इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि 2019 का बात है। हाँ, 2024 वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 दुबई में आयोजित हुआ। दुबई में हुआ, दोनों दुबई में हुआ। 62 स्टेफेनाइट किस धातु का यक्ष है? स्टेफेनाइट किस धातु का यक्ष है? तो चांदी का यक्ष है। स्टेफेनाइट चांदी धातु का यक्ष है। अन्य यक्ष की बात करें, हॉर्न सिल्वर, रूबी सिल्वर इसके अयक्ष हैं। सोना का है काल्वेराइट और सिल्वेनाइट। सोना के यक्ष है काल्वेराइट और सिल्वेनाइट। लोहा की बात करें तो हेमाटाइट और मैग्नेटाइट और सिडेराइट। टीन की बात करें तो केसीटेराइट। 63 अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए हो जाएगा 22 मई को। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस या विश्व जैव विविधता संरक्षण दिवस प्रति वर्ष 22 मई को मनाया जाता है। इसका प्रारंभ संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया था। वर्ष 2023 के थीम की बात करें तो समझौते से कार्यवाही तक, जैव विविधता का पुनर्निर्माण। इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि 2023 का है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? टीपू सुल्तान की राजधानी आपको थी श्रीरंगपट्टनम में। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। इसने श्रीरंगपट्टनम में एक जैकोबियन क्लब का स्थापना किया। इसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया जो फ्रांस और मैसूर के मित्रता का प्रतीक है। नौसेना बोर्ड का गठन 1796 में किया गया था। कब किया गया नौसेना बोर्ड का गठन? तो 1796 में। 65 श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में हुई थी। 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी में टीपू सुल्तान तथा तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच हुआ था। प्रमुख आंग्ल मैसूर युद्ध की अगर बात करें तो युद्ध शासन काल, शासक और गवर्नर, तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध आपको 1767 से लेके 1769 ईस्वी के बीच हुई थी। और उस समय शासक कौन थे? तो हैदर अली थे। और गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड वेरलिस्ट। द्वितीय आपको हुई थी 1780 से लेकर 84 के बीच में। 80 से लेकर 84 के बीच में। इस समय शासक थे आपको हैदर अली और इस समय गवर्नर थे वारन हेस्टिंग। तृतीय हुई थी आपको 1790 से लेकर 92 के बीच में और इस समय शासक थे टीपू सुल्तान और इस समय गवर्नर थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुई थी आपको 1799 में। शासक उस समय टीपू सुल्तान थे और इसी युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान मारे जाते हैं और इस समय जो है गवर्नर थे लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है। और श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई? तो 1792 में हुई थी। मृणाल सेन का संबंध किस क्षेत्र से है? सिनेमा से। किससे? सिनेमा से। मृणाल सेन का संबंध सिनेमा से है। मृणाल सेन भारतीय फिल्म सिनेमा के प्रसिद्ध निर्माता वो निर्देशक थे। इनकी अधिकतर फिल्में जो है बांग्ला भाषा में रही है, बांग्ला भाषा में। नागोया प्रोटोकॉल कब प्रभावी हुआ था? नागोया प्रोटोकॉल जब कब प्रभावी हुआ? तो 2014 में। नागोया प्रोटोकॉल 2014 ईस्वी से प्रभावी हुआ था। नागोया प्रोटोकॉल जिसे ABC प्रोटोकॉल भी कहा जाता है, आनुवांशिक संसाधनों की पहुंच वो लाभ साझेदारी से संबंधित है। इस प्रोटोकॉल को जापान के नागोया में जैव विविधता अभिसमय पर पक्षकारों के 10वें सम्मेलन के दौरान 29 अक्टूबर 2010 को स्वीकार किया गया था। 29 अक्टूबर 2010 को स्वीकार किया गया था। यह प्रोटोकॉल 12 अक्टूबर 2014 को प्रभावी हुआ। सम्मेलन, वर्ष और विशिष्ट तथ्य की बात करें तो स्टॉकहोम सम्मेलन जो 1972 में हुआ
इसका विशिष्ट तथ्य है, इसे पर्यावरण के मैग्ना कार्टा की संज्ञा दिया गया। यूएनईपी का स्थापना 5 जून को हुई, इसीलिए 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने का संकल्प पारित हुआ। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने का संकल्प पारित हुआ। हेलसिंकी सम्मेलन की बात करें तो हेलसिंकी सम्मेलन जो 1974 में हुआ, 1974 में, और इसमें जो सामुद्रिक पर्यावरण की सुरक्षा करना है, इसका विशेष जो है लक्ष्य क्या था, सामुद्रिक पर्यावरण की सुरक्षा करना। लंदन सम्मेलन की बात करें तो लंदन सम्मेलन 1975 में हुआ। कब हुआ? लंदन सम्मेलन 1975 में हुआ, और इसमें जो समुद्री कचरे के निस्तारण का प्रतिषेध किया गया। वियना सम्मेलन जो कि 1985 में हुआ, ओजोन स्तर के संरक्षण की प्रतिबद्धता, ओजोन स्तर के संरक्षण की प्रतिबद्धता। मॉन्ट्रियल सम्मेलन की बात करें तो 1987 में हुआ, ओजोन परत के संरक्षण हेतु प्रथम अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ 16 सितंबर 1987 को ओजोन दिवस मनाने का भी निर्णय लिया गया, 16 सितंबर को। रियो सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन भी इसे बोला जाता है, जो कि ब्राजील में हुआ था। आपको कब? तो 1992 में, और इसका जो है मोटो यानी लक्ष्य यानी बोल सकते इसमें क्या हुआ, विशेष तथ्य, सतत विकास हेतु एजेंडा 21 स्वीकृत किया गया। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC की स्थापना की गई। एजेंडा 21 अपनाया गया कब? 1992 के रियो सम्मेलन में। नैरोबी घोषणा पत्र केन्या में हुआ, केन्या में। रियो सम्मेलन ब्राजील में हुआ, नैरोबी घोषणा पत्र केन्या में हुआ। 1997 में अंतर्राष्ट्रीय संधियों का प्रभावकारी क्रियान्वयन, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ, क्योटो प्रोटोकॉल। यह जो है ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कटौती करके भूमंडलीय तापन को कम करना। क्योटो प्रोटोकॉल प्रभावी कब से हुआ? 2005 से। भारत का पहला कीट संग्रहालय कहाँ है? भारत का पहला कीट संग्रहालय तमिलनाडु में, भारत का पहला कीट संग्रहालय तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में पहला डुगोंग समुद्री गाय संरक्षण केंद्र भी है, पहला समुद्री गाय संरक्षण केंद्र भी है। मांगडिंग शब्द किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से। मांगडिंग शब्द क्रिकेट से संबंधित है। रन आउट करने से संबंधित मांगडिंग शब्द का उपयोग किया जाता था। रन आउट करने से संबंधित में मांगडिंग शब्द का उपयोग किया जाता था। अन्य शब्द बात करें क्रिकेट की तो चाइनामैन, नाइट, वॉचमैन, पिंच हिटर, गुगली इत्यादि। भारतीय वायुसेना की पहली फ्लाइंग इंजीनियर कौन बनी? पहली फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी? तो हीना जायसवाल। भारतीय वायुसेना की पहली फ्लाइट इंजीनियर जो आपको हीना जायसवाल बनी है। भावना कंठ पहली महिला युद्ध पायलट, और भावना कंठ दरभंगा बिहार की है। कहाँ की है? दरभंगा बिहार की है। दो समान लंबाई तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार को श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में धारा प्रवाहित होने पर उत्पन्न उष्मा का अनुपात क्या होगा? 1:4 होगा। चूंकि दोनों तार समान है अतः दोनों का प्रतिरोध R मान लिया जाएगा। अब श्रेणी क्रम में जोड़ने पर क्या होगा? तो R1 = R + R = 2R। अतः इसमें उत्पन्न उष्मा की बात करें तो H1 निकाल लेंगे V² RT, और तथा समांतर क्रम में जोड़ने पर जो है 1/R2 = 1/R + 1/R। इस तरह से R2 निकल जाएगा। इसमें उत्पन्न उष्मा निकाल लेंगे H = V² R × T। देख सकते हैं समीकरण। तो फाइनल में से कितना आ जाएगा? H1 तथा H2 का अनुपात हम निकाल लेंगे तो H1/H2 निकाल लेंगे तो 1:4। निम्न में से कौन स्थल रुद्ध देश नहीं है? गैबोन नहीं है। गैबोन स्थल रुद्ध देश नहीं है। गैबोन की राजधानी क्या है? तो लिब्रेविले। दक्षिण सूडान की राजधानी क्या है? जूबा। बोत्सवाना की राजधानी क्या है? तो गैम्बरोन। नाइजर की राजधानी क्या है? नियामी। नाइजर की राजधानी नियामी है। और नाइजीरिया की राजधानी क्या है? अबूजा। नाइजीरिया की राजधानी क्या है? अबूजा। सूरत विभाजन कब हुआ था? सूरत विभाजन आपको हुआ था 1907 में। कब हुआ? 1907 में। सूरत विभाजन 1907 ईस्वी में हुआ था। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 26 दिसंबर 1907 ईस्वी को सूरत में संपन्न हुआ था। गरम दल तथा नरम दल के आपसी मतभेदों के कारण इस अधिवेशन में कांग्रेस 2 भागों में विभाजित हो गई। इसके बाद 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में पुनः दोनों दलों को आपस में विलय हो गया। 1907 सूरत अधिवेशन का अध्यक्ष रासबिहारी घोष थे। 1907 यानी सूरत अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? रासबिहारी घोष।
मौलिक कर्तव्य किस समिति का सिफारिश पर भारतीय संविधान में जोड़ा गया? भारतीय संविधान में जोड़ा गया तो ऑप्शन डी हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति। मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से एक नए भाग 4 के तहत जोड़ा गया। नए भाग 4 के तहत जोड़ा गया। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। कितने मौलिक कर्तव्य है? 11। शुरू में 10 मौलिक कर्तव्य थे, शुरू में 10 ही थे। 11 मौलिक कर्तव्य को 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया। 11वां मौलिक कर्तव्य को, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान किया गया। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। 75 ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक। ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक GEO कौन जारी करता है? UNEP जारी करता है। ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक GEO संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा जारी किया जाता है। UNEP की बात है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है। इसकी स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी। मुख्यालय इसका नैरोबी केन्या है। वर्तमान में अध्यक्ष की बात करें तो इनर एंडरसन है। इनर एंडरसन 2021। परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण से क्या होता है? क्या होता है आपतन कोण परावर्तन कोण से? तो बराबर होता है, बराबर। परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। परावर्तन के ये नियम गोलीय पृष्ठ सहित सभी प्रकार के परावर्तक पृष्ठों के लिए लागू होता है। सभी प्रकार के परावर्तक पृष्ठों के लिए लागू होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। यह प्रतिबिंब के साइज बिंब वस्तु के साइज के बराबर होता है। क्या होता है? तो वस्तु के साइज के बराबर होता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पे बनता है। कितनी दूरी पे? उतनी ही दूरी पे बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने बिंब रखा। क्या है कि यहाँ पे बिंब रखा हुआ है। अगर मान लो इतना दूरी बना हुआ है, इतना ये यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो इतना दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पे ये ऑब्जेक्ट बनेगा। आपतन कोण sin I इजकल टू परावर्तन कोण sin R, अर्थात sin इजकल टू sin R। ध्वनि तरंग जो है कौन सी तरंग है? ध्वनि तरंग जो है कौन सी तरंग है? अनुदैर्ध्य तरंग है। कौन सी अनुदैर्ध्य तरंग है? ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग है। अनुदैर्ध्य तरंग की बात करें यानी लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स की, अनुदैर्ध्य तरंग वह तरंग है जिसमें माध्यम के कण अपनी माध्य स्थिति पर तरंग के संचरण की दिशा के समांतर गति करते हैं। अनुदैर्ध्य तरंग सभी माध्यमों जैसे कि ठोस, द्रव तथा गैसों में उत्पन्न होती है। द्रवों में अनुदैर्ध्य तरंग द्रवों के भीतर संचारित होती है, द्रव के पृष्ठ यानी सरफेस पे नहीं। अनुप्रस्थ तरंग की बात करें, ट्रांसवर्स वेव्स की बात करें, अनुप्रस्थ तरंग वह तरंग है जिसमें माध्यम के कण अपनी माध्य स्थितियों पर तरंग के संचरण की दिशा में लंबवत गति करते हैं। तरंग की संरचना की दिशा में लंबवत गति करते हैं। प्रकाश तरंग की बात करें तो आयांत्रिक या विद्युतीय चुंबकीय तरंग है। प्रकाश जो है आयांत्रिक या विद्युतीय चुंबकीय तरंग है। 78 निम्न में से कौन सी पुस्तक हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखा गया है? हर्षचरित। क्या हो जाएगा? हर्षचरित। हर्षवर्धन द्वारा हर्षचरित नहीं लिखा गया है। हर्षचरित की रचना हर्ष का दरबारी कवि बाणभट्ट ने किया था। किसने किया था? तो बाणभट्ट ने किया था। रत्नावली प्रियदर्शिका नागानंद की रचना किसने किया था? हर्षवर्धन ने ही किया था। रत्नावली प्रियदर्शिका तथा नागानंद की रचना किसने किया था? हर्षवर्धन ने किया था। प्रथम चेरी ब्लॉसम महोत्सव कहाँ हुआ था? प्रथम चेरी ब्लॉसम महोत्सव कहाँ हुआ था? तो कहाँ पे हुआ था? शिलोंग में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? शिलोंग में हुआ था। प्रथम चेरी ब्लॉसम आपको महोत्सव जो है प्रथम चेरी ब्लॉसम महोत्सव जो है शिलोंग में हुआ था। भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम महोत्सव का आयोजन मेघालय की राजधानी शिलोंग में 14 से 17 नवंबर 2017 को आयोजित किया गया। 14 से 17 नवंबर 2017 तक आयोजित किया गया था। 80 बिहार के इन जिलों को उत्तर से दक्षिण व्यवस्थित करें। उत्तर से दक्षिण सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, पटना, जहानाबाद, गया। सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, पटना, जहानाबाद, गया। सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, पटना, जहानाबाद, गया। ये क्या है? उत्तर से दक्षिण। बिहार के जिलों को उत्तर से दक्षिण में सही व्यवस्थित क्रम है। सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, पटना, जहानाबाद, गया। बिहार में वर्तमान में 38 जिले हैं। बिहार का 38वां जिला कौन है? अरवल, जो कि नवीनतम है, 2001 में ही बना है। इनमें से कौन सी विधि परोक्ष या पादप संरक्षण की विधि नहीं है? स्थानांतरित कृषि नहीं है। लेकिन राष्ट्रीय उद्यान
जीनबैंक, ये सब हैं। 82 हम्बोल्ट जलधारा दक्षिण अमेरिका के किस तट पर अवस्थित है? हम्बोल्ट, ये पश्चिमी, हम्बोल्ट जलधारा दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर अवस्थित है। हम्बोल्ट जलधारा प्रशांत महासागर में बहने वाली एक ठंडी जल की महासागरीय धारा है जो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे दक्षिण से उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है। इसे पेरू धारा भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पेरू धारा भी कहते हैं। इसका तापमान तथा लवणता दोनों कम है। तट से सागर की ओर जाने के कारण तापमान क्या होता है? तो बढ़ता जाता है। संविधान के सशस्त्र विद्रोह किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया? संविधान में सशस्त्र विद्रोह जो है किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? 44वां। क्या हो जाएगा? 44वां। संविधान में सशस्त्र विद्रोह 44वां संविधान संशोधन 1978, 44वां संविधान संशोधन 1978 के अंतर्गत जोड़ा गया। एटांकी नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? एटांकी नेशनल पार्क आपको नागालैंड में, कहाँ पे है? नागालैंड में अवस्थित है। एटांकी नेशनल पार्क नागालैंड में है। एटांकी नेशनल पार्क नागालैंड में अवस्थित है। सिक्किम की बात करें, सिक्किम पंगा लेक वन्यजीव अभ्यारण्य, कंचनजंगा वन्यजीव अभ्यारण्य है। मणिपुर में केबू लामा जाओ एकमात्र तैरता उद्यान है। सिरवई राष्ट्रीय उद्यान, खोंगजिबांग चिंगवाइल्ड सेंचुरी। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान, केन वन्यजीव अभ्यारण्य है। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सा अभ्यारण्य है? राष्ट्रीय उद्यान है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान, केन वन्यजीव अभ्यारण्य। मणिपुर में केबी लामा जाओ एकमात्र तैरता हुआ उद्यान, सिरवई राष्ट्रीय उद्यान, खोंगजिबांग चिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है। 85 देखते हैं। द हिंदू तथा स्वदेश मित्रम पत्रिका किसने शुरू किया था? द हिंदू तथा स्वदेश मित्रम पत्रिका किसने शुरू किया था? जी सुब्रमण्यम अय्यर। द हिंदू तथा स्वदेश मित्रम पत्रिका की शुरुआत जी सुब्रमण्यम अय्यर ने किया था। राजा राम मोहन राय, संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार। राजा राम मोहन राय जो आपको संवाद कौमुदी तथा मिरातुल अखबार की रचना किए थे। लोकमान्य तिलक की बात करें तो केसरी मराठी भाषा में, मराठा अंग्रेजी भाषा में तथा गीता रहस्य। लेंस की शक्ति का संबंध है फोकस का व्युत्क्रमानुपाती। लेंस की शक्ति अर्थात P = 1/f होता है। ऐसा मात्रा के साथ क्या होता है? डायोप्टर। लेंस की शक्ति किसी लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम उसकी क्षमता कराती है। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी f मीटर हो तो उसकी क्षमता P = 1/f डायोप्टर होती है। लेंस की क्षमता डायोप्टर कहलाती है। किसी लेंस की क्षमता उसकी उस योग्यता यानी एबिलिटी के माप है जो प्रकाश के समांतर किरणों का अभिसरण या अपसरण करती है। अधिक फोकस दूरी के लेंस किरणों का अधिक अभिसरण या अपसरण पर कम प्रभाव डालते हैं, जबकि कम फोकस दूरी के लेंस इस कार्य के लिए अधिक प्रभावकारी होते हैं। किसी लेंस की क्षमता P उसकी फोकस दूरी f के व्युत्क्रम से मापी जाती है। किसी लेंस की क्षमता P उसकी फोकस दूरी f के व्युत्क्रम में मापी जाती है। 87 वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त किया है। वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त प्रक्रिया है आपको हाइड्रोजनीकरण। वनस्पति घी बनाने में हाइड्रोजनीकरण प्रयुक्त प्रक्रिया है। वनस्पति घी की बात करें तो वनस्पति घी यानी डालडा वनस्पति तेल से बनता है। तेल को ठोस बनाने के लिए हाइड्रोजनीकृत किया जाता है। ठोस बनाने के लिए शुद्ध देसी घी जैसे कि बनावट और स्वाद बनाने के लिए हाइड्रोजनीकरण किया जाता है। इसके उत्प्रेरक के रूप में निकल का प्रयोग किया जाता है, जिससे ट्रांस फैटी एसिड बढ़ जाते हैं। ट्रांस फैटी एसिड क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं, जो खराब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा और हार्ट प्रॉब्लम्स को बढ़ाने का काम करते हैं। वनस्पति घी बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले तेल हैं आपको सोयाबीन का तेल, तार का तेल, कपास बीज का तेल और सरसों का तेल। सोयाबीन का तेल, तार का तेल, कपास बीज का तेल और सरसों का तेल। 88 जब राज्यसभा के उपसभापति को उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन होने का संबंध में निम्न से कौन सा अनुच्छेद होगा? कौन सा अनुच्छेद होगा? तो 92 होगा। क्या कह रहा है कि जब राज्यसभा के उपसभापति को उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसके पीठासीन होने का संबंध निम्न में से कौन सा अनुच्छेद होगा? तो 92। जब राज्यसभा के उपसभापति को उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन होने का संबंध अनुच्छेद 92 होगा। अनुच्छेद 91 क्या कहता है कि सभापति के पद से कर्तव्य पालन करने की शक्ति। 93 लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में उपबंध दिए गए हैं 93 में। 89 सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति सील पर
किस जानवर का अंकन नहीं है? तो गाय का अंकन नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति शील पर गाय का अंकन नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदारो स्थल से पशुपति शिव की मुहर प्राप्त हुई है। इसमें एक त्रिमुखी पुरुष की चौपाई पर पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए दिखाया गया है। उसके दाहिनी और एक हाथी तथा एक बाघ और बाईं और एक गेंडा तथा एक भैंस खड़े हो गए। चौपाई के नीचे 2 हिरण खड़े हैं। इतिहासकार मार्शल ने इसे शिव का आदि रूप कहा है। इतिहास मार्शल ने इसे शिव का आदि रूप कहा है। 90। आज का सेट छोटा था इसलिए जल्दी हो गया। पंचायत की वित्तीय स्थिति की सिफारिश पर राज्य वित्त आयोग द्वारा किससे की जाती है? पंचायत की वित्तीय स्थिति की सिफारिश राज्य वित्त आयोग द्वारा किसे की जाती है? तो राज्यपाल। पंचायत की वित्तीय स्थिति का सिफारिश राज्य वित्त आयोग द्वारा जो है राज्यपाल से की जाती है। ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है। ध्वनि की प्रबलता आयाम पर निर्भर करती है। किस पे? तो आयाम पे निर्भर करती है, आयाम पर। ठीक है। उसके बाद है आपका ध्वनि की प्रबलता। ध्वनि की प्रबलता जो है आयाम पर निर्भर करता है। ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपनों के आयाम के वर्ग के समानुपातिक है। प्रबलता को डेसिबल यानी डीबी से मापते हैं। विभिन्न स्रोत से आने वाले ध्वनि की प्रबलता, ध्वनि के स्रोत और तीव्रता यानी डीबी में। सामान्य श्वास से जब हम लेते हैं तो 10 डीबी होता है। मंद फुसफुसाहट 30 डीबी। समान बातचीत वार्तालाप 7 डीबी में। व्यस्त यातायात 7 डीबी में। औसत फैक्ट्री 80 डीबी में। 80 डीबी से अधिक प्रबल शोर शरीर के लिए कष्टदायक होता है। 80 डीबी से अधिक। ध्वनि की प्रबलता उसके आयाम पर निर्भर करती है। किस पे? ये बहुत बार पूछा जाता है कि ध्वनि की जो प्रबलता है किस पे निर्भर करती है? तो आयाम पर। जब किसी कंपित वस्तु का आयाम अधिक होता है तो इसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि प्रबल होती है। जब आयाम कम छोटा होता है तो उत्पन्न ध्वनि क्या होती है? तो मंद होती है। आवृत्ति ध्वनि की तीक्ष्णता या तारतम्य को निर्धारित करती है। यदि कंपन की आवृत्ति अधिक है तो हम कहते हैं कि ध्वनि तीखी है। यदि कंपन की आवृत्ति कम है तो हम कहते हैं कि ध्वनि का तारतम्य क्या तो कम है। किसी भी माध्यम से ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल भी बढ़ती है। किसी भी माध्यम में ताप बढ़ाने पर क्या होता है? ध्वनि की चाल भी बढ़ती है। ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल से बहुत कम होती है। क्या? ध्वनि की चाल प्रकाश चाल से बहुत ही कम होती है। अब देखते हैं विभिन्न माध्यमों में 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल 25 डिग्री सेल्सियस पे, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री। अब देखते हैं अवस्था यानी अवस्था पदार्थ 4 मीटर प्रति सेकंड में। ठोस में देखें तो एल्युमिनियम का सबसे ज़्यादा होता है 6420 मीटर प्रति सेकंड। निकेल 6040, स्टील 5960, लोहा 5950, पीतल 4700, कांच यानी फ्लिंट 3980। आपको एल्युमिनियम का याद रखना है 6420 सबसे अधिक ठोस में। द्रव में देखा जाए तो द्रव में आपका हो जाएगा जल समुद्री 1531 और जल आसुत 1498 मीटर प्रति सेकंड। इथेनॉल 1207, मिथेनॉल 1103। द्रव में सबसे ज़्यादा हो जाएगा जल समुद्री जल में 1531। आगे हो जाएगा गैस में अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन गैस में जो है सबसे ज़्यादा होती है 1284 मीटर प्रति सेकंड। हीलियम का 965, वायु में 346। वायु में याद रखिएगा वायु में हवा की ध्वनि की चाल कितनी होती है? 346 मीटर प्रति सेकंड। ऑक्सीजन में 316 मीटर प्रति सेकंड, यह भी याद रखिएगा। सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें 213 मीटर प्रति सेकंड। तो गैस में सबसे ज़्यादा आपकी होती है हाइड्रोजन में सबसे ज़्यादा। उसके बाद वायु का याद रखिएगा 346, ऑक्सीजन का 316। साबुन में उपस्थित मिशेल का अणु किस दिशा में होता है? किस दिशा में होता है? तो पानी की तरफ होता है, पानी की तरफ। साबुन में उपस्थित मिशेल का अणु पानी की तरफ होता है। साबुन का अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन का आयनिक भाग जल में घुल जाता है। साबुन का आयनिक भाग क्या होता है? जल में घुल जाता है, जबकि कार्बन श्रृंखला तेल में घुल जाता है। इस प्रकार साबुन का अणु मिशेली संरचना तैयार करते हैं। मिशेली संरचना क्या करते हैं? तैयार करते हैं, जहाँ अणु का एक सिरा तेल के कण की ओर तथा आयनिक सिरा बाहर की ओर होता है और ये एक प्रकार के इमल्शन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इमल्शन बनाते हैं। साबुन का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम स्ट्रेट C17H35COO। सिट्रेट आयन के 2 भाग होते हैं, इनमें से एक लंब हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला है, इसे प्रिक्स टेल कहते हैं। यह जलिया विरागी होता है, जिसे अध्रुवीय सिरा भी कहते हैं। दूसरा सिरा आपका होता है CO, ध्रुवीय सिरा कहलाता है।
इसे शीर्ष हेड भी कहते हैं, जो जलरागी होता है। क्रांतिक मिसेल सांद्रता पर सिस्ट्रेट आयन गोलीय वृक्ष के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, मिसेल कहते हैं। एक मिसेल बनने से 100 से अधिक अणुभार लगते हैं। साबुन का मिसेल मेल को पानी में घुलाने में मदद करते हैं। साबुन का मिसेल मेल जो है आपको मतलब पानी में घुलाने में मदद करता है। अब मिसेल है क्या? मिसेल है क्या? साबुन के अणु जिनके दोनों सिरों के विभिन्न गुणधर्म होते हैं, जल में विलय एक सिरे को जलरागी कहते हैं तथा हाइड्रोकार्बन में विलय दूसरे सिरे को जल विरागी कहते हैं। जब साबुन जल की सतह पर होता है तब इसके अणु के इस प्रकार व्यवस्थित कर देते हैं कि इसका आयनिक सिरा जल के अंदर होता है। क्या होता है कि जब साबुन जल की सतह पर होता है तब इसके अणु जो है इस प्रकार व्यवस्थित कर लेते हैं कि इसका आयनिक सिरा जल के अंदर होता है, जबकि हाइड्रोकार्बन पूछ जल के बाहर होता है। मिसेल विलयन में कोलाइड के रूप में बने रहते हैं। मिसेल विलयन में कोलाइड के रूप में बने रहते हैं तथा आयन आयन विकर्षण के कारण वे अवक्षेपित नहीं होते हैं। इसी प्रकार मिसेल में तैरते मेल आसानी से हट जाते हैं। साबुन के मिसेल प्रकाश को प्रकर्णित कर सकते हैं। साबुन के मिसेल प्रकाश को प्रकर्णित कर सकते हैं। यही कारण है कि साबुन का घोल बादल जैसा दिखता है। किससे? बादल जैसा दिखता है। किसके कारण? तो मिसेल के कारण। निम्न से कौन सुमेलित नहीं है? संचालन समिति के या मुंशी ये सुमेलित नहीं है, लेकिन संघीय समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रारूप समिति डॉक्टर अम्बेडकर, राज्य समिति जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। संचालन समिति के या मुंशी सही सुमेलित नहीं है। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कार्य संचालन के अध्यक्ष कौन थे? कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी। आगे देखते हैं। संग्रहित का अर्थ होता है, संग्रहित का अर्थ होता है आपको कोषाध्यक्ष। क्या होता है? कोषाध्यक्ष। अब लास्ट है, सबसे पुराना युग है। सबसे पुराना युग है आर्कियन। सबसे पुराना युग है आर्कियन। आर्कियन युग 800 मिलियन वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ तथा 700 मिलियन वर्ष पूर्व इसकी काल अवधि समाप्त हो गई। आर्कियन युग जो है 800 मिलियन वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ तथा 700 मिलियन वर्ष पूर्व में इसकी काल अवधि समाप्त हो गई। एक कमेंट जरूर आप करके बताइएगा क्लास के बारे में, ताकि हमको पता चले कि आप सब पसंद कर रहे हैं। और कुछ आप राय भी दे सकते हैं कि भैया मतलब इस तरह से कहिए, इस तरह से कहिए, या कुछ इस टॉपिक के ऊपर आइए, तो कुछ आप राय भी दीजिएगा, तो उस तरह से हम कोशिश करेंगे करने के लिए। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। CO+H2O। CO+H2O ऑप्शन ए हो जाएगा। CH4+O2 का रिएक्शन होगा तो CO2+H2O+ हीट के प्रेजेंस में, तो CO+CO2+H2O मिलेगा। एल्केन वायु तथा हाई एल्केन वायु तथा डाइऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करने पर पूर्णतः ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं तथा साथ ही अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलती है। रिएक्शन है CH4 गैस और 2O2 ये भी गैस है, तो CO2+2H2 बनेगा लिक्विड में -890 किलो जूल मोल प्रति मोल। C4H10+13/2O2 इसकल टू 4CO2+5H2, इसमें जो 1875.84 किलो जूल बनेगा मोल इनवर्स प्रति मोल। किसी एल्कन के लिए समान धन अभिक्रिया, किसी एल्कन के लिए समान धन अभिक्रिया की बात करें तो CnH2n+2 +3n+1/2 इंटू O2 बनेगा आपको NCO2+n+1H2O। अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा निकलने के कारण एल्कनों को ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। एल्कनों को क्या करते हैं? ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। एल्कनों का अपर्याप्त वायु तथा डाइऑक्सीजन द्वारा अपूर्ण दहन से कार्बन काजल बनता है, जिसका उपयोग स्याही के काले वर्णक एवं पूरक के रूप में प्रयोग करते हैं। आगे बात करें तो CH4+O2, O2 क्या तो गैस है, CH4 भी गैस है, अपूर्ण दहन होगा इसका, तो क्या बनेगा? C बनेगा यानी कार्बन और 2H2 यानी लिक्विड बनेगा यानी जल बनेगा। किसी संगठन के सदस्यों को किस आधार पर एकत्रित होने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है? क्या कह रहा है? किसी संगठन के सदस्यों को किस आधार पर एकत्रित होने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है? तो राष्ट्र की एकता एवं संप्रभुता के खिलाफ, राष्ट्र की एकता एवं संप्रभुता के खिलाफ आधार पर एकत्रित होने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है। 98 मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेह है? किसके प्रति जवाबदेह है? लोकसभा। क्या हो जाएगा? लोकसभा।
मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिपरिषद का वर्णन जो अनुच्छेद 74 से लेकर 75 में, अनुच्छेद 74 से लेकर 75 में मंत्रिपरिषद का वर्णन। अनुच्छेद 75 का 3 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए जो है एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रमुख कौन होगा? तो प्रधानमंत्री ही होगा। जिसका प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री। 99 बीटिंग रिट्रीट उत्सव कब मनाया गया? बीटिंग रिट्रीट उत्सव कब मनाया गया? तो ये आपका हो जाएगा 29 जनवरी को। बीटिंग रिट्रीट उत्सव 29 जनवरी को मनाया गया। आगे देखते हैं। बीटिंग द रिट्रीट भारत के गणतंत्र दिवस समारोह की समाप्ति का सूचक है। भारत के गणतंत्र दिवस समारोह की समाप्ति का सूचक है। शायद ये आप पढ़े भी नहीं होंगे इससे पहले, बहुत अजीब क्वेश्चन है। इस कार्यक्रम में थल सेना, वायुसेना और नौसेना के बैंड पारंपरिक धुन के साथ मार्च करते हैं। इसमें क्या करते हैं? मार्च करते हैं। यह सेना की बैरक वापसी के प्रतीक है। यह सेना की बैरक के क्या है? तो वापसी का प्रतीक है, यानी मार्च वापसी का। गणतंत्र दिवस के पश्चात हर वर्ष 29 जनवरी को बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। ठीक है। समारोह का स्थल जो है रायसीना हिल्स पे, और बगल का चौकोर स्थल विजय चौक होता है। क्या होता है? विजय। समारोह का स्थल रायसीना हिल्स और बगल का चौकोर स्थल विजय चौक होता है, जो कि राजपथ के अंत में राष्ट्रपति भवन के उत्तर और दक्षिण ब्लॉक द्वारा घिरे हुए हैं। जो कि राष्ट्रपति भवन के उत्तर और दक्षिण ब्लॉक के द्वारा घिरे हुए हैं। 1767 ईस्वी में बंगाल का सर्वेयर जनरल किसे बनाया गया? बंगाल का सर्वेयर जनरल जो है किसे बनाया गया? 1767 ईस्वी की बात किया जा रहा है, तो मेजर रेनल को 1767 ईस्वी में बंगाल का सर्वेयर जनरल मेजर रेनल को बनाया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसरों ने 1750 ईस्वी में बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के आसपास प्रशासन राजस्व निर्धारण और व्यापार के दृष्टि से जहां तहां सर्वेक्षण प्रारंभ किया था। सर्वेक्षण प्रारंभ कर दिया। 1767 ईस्वी में मेजर रेनल बंगाल के प्रथम महासर्वेक्षक नियुक्त हुए। 1767 में जो है मेजर रेनल जो है बंगाल के प्रथम महासर्वेक्षक नियुक्त हुए। भारत के पहले सर्वेयर जनरल ऑफ द सर्वे कर्नल विलियम लैम्पटन को 1802 ईस्वी में टाइग्रोनोमेट्रिकल सर्वे ऑफ इंडिया के स्थापना का श्रेय दिया जाता है। भारत के पहले सर्वेयर जनरल ऑफ सर्वे कर्नल विलियम लैम्पटन को जो है 1802 ईस्वी में ट्राइग्रोनोमेट्रिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। ट्राइगोनोमेट्रिकल सर्वे ऑफ इंडिया का संस्थापक का श्रेय किसे दिया जाता है? तो कर्नल विलियम लैम्पटन को। क्वेश्चन क्या था कि 1767 में बंगाल का सर्वेयर जनरल किसे बनाया गया है? तो मेजर रेनल को बनाया गया है। तो 100 नंबर क्वेश्चन खत्म होता है, 100 नंबर। और अभी जो है आपका आज 20 नंबर खत्म हो रहा है। 20 नंबर जो है सेट ज्ञान बिंदु की 3rd एडिशन ये खत्म होती है। अभी जो 21 से लेकर 25 तक बची हुई है, तो ख़त्म करेंगे ही, मैं तो ज़रूर कर दूंगा, आप भी कर लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। रिवीजन के तौर पे आप ये कर सकते हैं। क्लास बहुत ही क्वेश्चन का, बहुत ही टॉपिक का आपका रिकॉल हो जाएगा। आपके लिए सेपरेट प्लेलिस्ट बना दिया गया है। और रुक्मणी की वॉल्यूम 2 भी आज से स्टार्ट है, प्रैक्टिस सेट, वो भी फुल एनालिसिस के साथ। यानी पहले 100 क्वेश्चन को आप PDF से बना लीजिए, उसके बाद स्टार्टिंग के 20 मिनट में क्या करिए तो उसे मिला लीजिए, अपना स्कोर चेक कर लीजिए, स्कोर कमेंट करके बता दीजिए। उसके बाद 100 क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन बुक के पीछे दिया रहता है उसका भी एक्सप्लेनेशन साथ में एक ही वीडियो में साथ में करवाया जाएगा। सेट 1 मैंने डाल दिया, एक बार आप जरूर कर लें, बहुत ही क्वेश्चन का रिकॉल हो जाएगा, बहुत ही ऑथेंटिक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद।